हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। एमसीक्यू बैच की इंपॉर्टेंट क्लास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो चल रहा था अपना, उसका नेक्स्ट पार्ट। और इस क्लास को एमसीक्यू बैच से सीधा यूट्यूब पे लाइव भी किया है। जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास को अटेंड करें तो कोशिश की कुछ उनको इंपॉर्टेंट कंटेंट जरूर मिले। इस आज की क्लास की जो खासियत होगी मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें ट्यूबरक्लोसिस, सीओपीडी, अस्थमा, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। जहां से मैं आपको बता दूं, नॉर्सेट 2022 में कम से कम 2 MCQ 200% आप यहां श्योर कर लीजिएगा। हर एक MCQ रैशनल के साथ हम कैरी करने की कोशिश करें। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या होगा खास आज के स्पेशल क्लास में, ध्यान से देखिएगा। एक इमेज मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और आपके सामने एमसीक्यू भी पुट कर दिया। ध्यान से इसको पहले पढ़िएगा, पढ़िएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि ए नर्स इज ए कैरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी देखिए, ब्रोंकोस्कोपी जो है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी पासेजवे जो है, पासेजवे को विजुलाइज करने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। साथ में ब्रोंकोस्कोपी का पर्पस लिखा है कि हम ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी भी कर सकते हैं, मतलब वहां से सेल और टिश्यू को भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेशेंट है, केयर किया जा रहा है उस पेशेंट का जिसके लिए ब्रोंकोस्कोपी कंडक्ट हो चुका है और उसका पर्पस बायोप्सी था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन if noted in a client should be reported immediately to physician। अब वो कौन सा साइन है, वो ब्रोंकोस्कोपी के बाद जैसे ही दिखेगा हम इमीडिएटली डॉक्टर को ऑर्डर करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली। ध्यान से सुनना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू निमी। ए नर्स इज कैरिंग फॉर क्लाइंट आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी। एक तरफ मैंने बच्चों ब्रोंकोस्कोपी का इमेज पुट किया, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो नर्स केयर कर रही है उस क्लाइंट की जिसको ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इफ नोटेड इन द क्लाइंट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। दिस इज द वे हाउ टू कंडक्ट ब्रोंकोस्कोपी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने ऑप्शन ए लिखा है कि पेशेंट को यदि ड्राई कफ होगा, विशाखा विश यू हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू, और जल्दी आप नॉर्सेट को क्रैक करें। ड्राई कफ, उसके साथ मैंने लिखा है हेमेचूरिया आपको अच्छे से पता है, ब्लड किसमें साथ होगा, ब्लड विथ यूरिन वी कैन से हेमेचूरिया। तीसरा मैंने लिखा बच्चों ब्रोंकोस्पाज्म, और डी में लिखा ब्लड स्ट्रिक्ड स्पूटम, मतलब यहाँ स्पूटम होगा बट उसमें कौन प्रेजेंट होगा, ब्लड होगा। अब आप मुझे बताएं चारों में से कौन सा वो इंडिकेशन जो है, देखते ही हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है हमने पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी कंडक्ट किया। क्विक आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन आपके सामने, ड्राई कफ, हेमेचूरिया, ब्रोंकोस्कोप के अलावा ब्लड स्ट्रिक्ड स्पूटम। ग्रेट पार्टिसिपेशन। सी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स लिख रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर। मैं देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ये पेशेंट ध्यान से देखिएगा, ये पेशेंट है और पेशेंट को जब हम इस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, इस डिवाइस को इंसर्ट कहां करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब इंसर्ट करते हैं तो याद रखना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंसर्ट करने से पहले पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है 6 to 8 आवर। एनपीओ के अलावा हम पेशेंट में प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में लोकल एनेस्थेटिक जो है वो स्प्रे यूज किया जाता है। और ये स्प्रे जो कॉमनली जो है लिग्नोकेन के नाम से भी आता है, जाइलोकेन के नाम से भी आता है, अलग अलग नाम से स्प्रे अवेलेबल होता है। और ये स्प्रे जो है हम पेशेंट के माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करते हैं, जिससे जैसे ही हमने ट्यूब को इंसर्ट किया नोज के थ्रू डाल सकते हैं, माउथ के थ्रू डाल सकते हैं। जैसे ही नोज के थ्रू ट्यूब को इंसर्ट किया तो ट्यूब आपके रेस्पिरेटरी पासेजवे में जैसे टच होगा
टच होगा तो पेशेंट को क्या होगा, स्पाज्म होगा। क्या होगा, स्पाज्म होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और यदि हमने इस ट्यूब को रिमूव किया और उसके बाद स्पाज्म हो रहा है, दैट इंटरप्ट योर रेस्पिरेटरी पासेज वे, हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना, हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर था ब्रोंकोस का, जो मैंने लिखा है कि 10% जाइलोकन स्प्रे हम यूज करते हैं। इवन बच्चों जब हम एंडोस्कोपी की बात करें, इवन जब हम एंडोस्कोपी की बात करें तो एंडोस्कोपी कंडक्ट करने से पहले भी हमें जाइलोकिन स्प्रे का यूज करना होता है, याद रखिएगा। एंडोस्कोपी करने से पहले भी हमें जाइलोकिन स्प्रे का यूज करना होता है, मतलब फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ दूसरा एट्रोपिन हम देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन का पर्पस है सिक्रीशन को डिक्रीज करना, और सिक्रीशन यदि डिक्रीज होगा, एयरवे क्लियर होगा, देन डू नॉट गिव फ्लूइड फूड टिल रिटर्न द गैग रिफ्लेक्स, जिसको हम फेरेंजियल रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, आफ्टर प्रोसीजर। कभी कभी आपसे पूछेंगे कि पेशेंट को हमने ब्रोंकोस्कोपी किया है, हमने पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी किया है, और ब्रोंकोस्कोपी करने के कितने टाइम बाद जो है हम उसको फ्लूइड या अदर सब्सटेंस को दे सकते हैं, तो आपको वेट करना है। कब तक वेट करना, टिल गैग रिफ्लेक्स, जब तक गैग रिफ्लेक्स जो है रिफ्लेक्ट वापस नहीं आ जाए, हमें कोई भी सब्सटेंस को एडमिनिस्टर नहीं करना है, अदरवाइज इट मे एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पासेजवे, कैन कॉज एस्पायरेशन। तो ये हमें अवॉइड करना। थैंक यू विशाखा, ये हमें अवॉइड करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। देखिए मैंने एक इमेज पुट किया है, इधर आपको 10% जाइलोकिन दिख रहा होगा, और ये 10% जाइलोकिन जो है ये हम कॉमनली प्रिफर कर सकते हैं यदि किसी भी पेशेंट का, यदि हमें इन्वेजिव प्रोसीजर, ये ब्रोंकोस्कोप इन्वेजिव है, एंडोस्कोप इन्वेजिव है, और इन्वेजिव प्रोसीजर में कंडक्ट करना है, तो हम 10% जाइलोकिन जो है स्प्रे यूज कर सकते हैं। ओके फाइन, ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू कहता है कि ए क्लाइंट विथ चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड फ्लेई चेस्ट। बच्चों यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक क्लाइंट है, उसको चेस्ट इंजरी, हैज सफर्ड फ्लेई चेस्ट, ए नर्स असिस्ट क्लाइंट फॉर विच ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, मोस्ट डिस्टिंक्टिव को बोलते हैं विशिष्ट या मीन साइन ऑफ फ्ले चेस्ट। अब इसका फ्ले चेस्ट का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है। अब थोड़ा एमसीक्यू कहते हैं कि ट्रिकी जरूर है, बट आपको आंसर फाइंड आउट करना है। एमसीक्यू को 2 बार पढ़ने की कोशिश करना कि क्लाइंट विद द चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड फ्ले चेस्ट, इन नर्स असिस्ट क्लाइंट फॉर विच ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव साइन होगा, बट मोस्ट डिस्टिंक्टिव साइन कौन सा है? मैंने लिखा है साइनोसिस हो सकता है क्या? साइनोसिस को हम कह सकते हैं क्या बच्चों? मैंने हाइपोटेंशन लिखा हुआ है, और उसके साथ मैंने पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट लिखा हुआ है। शुक्रिया जशोदा। उसके अलावा डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सलेशन, स्पेशली ऑन एक्सलेशन। अब मोस्ट डिस्टिंक्टिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा होगा बताइएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। वी हैव 4 ऑप्शन, वी हैव 4 ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट? श्रुति, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग बच्चे लिख रहे हैं। एक्चुअली पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग क्या, ये भी हम देखेंगे। मैं एक वीडियो डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा ताकि इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आप लर्न कर सके। ऑलमोस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लिखा कि सर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डेफिनेटली पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट है। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। साइनोसिस होता है, बट साइनोसिस का रीजन यहाँ हो सकता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, दैट कैन कॉज साइनोसिस। हाइपोटेंशन का यहाँ पर रीजन जो है वो लैक ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, लैक ऑफ वॉल्यूम हो सकता है। डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सलेशन, ये सिम्टम हो सकता है, बट इसको हम मेन सिम्टम कंसीडर नहीं कर सकते। तो जैसे आपने कहा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल। एक्चुअली फ्ले चेस्ट क्या है? फ्ले चेस्ट जो है उसका कॉज होता है मल्टीपल रिब फ्रैक्चर। ध्यान से देखना, एक तो एक्सीडेंटल कोई इंजरी हुआ, कोई एक्सीडेंटल, या मैंने लिखा फ्लोटिंग सेक्शन ऑफ रिब्स, या तो कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुआ, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकता है। इवन यू नो सीपीआर, जब हम किसी पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? सीपीआर का कॉम्प्लिकेशन होता है रिब्स फ्रैक्चर, सीपीआर का कॉम्प्लिकेशन होता है रिब्स फ्रैक्चर। और किसी पेशेंट को सीपीआर दिया तो रिब्स फ्रैक्चर हो सकता है। इवन आपको एक मजेदार बात बताऊं, जब आप 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हो और 4 व्हीलर गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना, वो लगभग अपने चेस्ट के लेवल का होता है।
फोर व्हीलर गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना वो चेस्ट लेवल होता है, और फोर व्हीलर गाड़ी का जैसे एक्सीडेंट होता है वो स्टीयरिंग अपने चेस्ट पे हिट करता है। वो स्टीयरिंग जब अपने चेस्ट पे हिट करता है और यदि हमारी 2 या उससे अधिक रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है उसको हम फ्ले चेस्ट कंडीशन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ एक इमेज मैंने पुट किया, इस पे फोकस करिएगा। देखिए फ्ले चेस्ट की कहानी समझिएगा बदमाश बच्चों। फ्ले चेस्ट क्या है? Usually when 3 or more ribs are fractured caused by blunt trauma, like मैंने लिखा है steering wheel of car, मतलब जो आपका ये स्टर्नम होता है, ये आपकी रिब्स होती है, दोनों तरफ रिब्स होती है, थोरेसिक केस बनता है, कम से कम 3 या उससे ज्यादा यदि आपकी रिब्स जो है ब्रेक हुआ है, 3 या उससे ज्यादा आपकी रिब्स यदि ब्रेक हुआ है तो ये रिब्स क्या बदमाशी करेंगी, ये रिब्स जो है लंग्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं पैराइटल, कहीं के उसको डैमेज करेगी। तो इसका एक कॉज मैंने लिखा स्टीयरिंग व्हील, एक कॉज लिखा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, स्टीयरिंग व्हील। अब देखिएगा पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट क्या होता है। अब आपको पहले ये समझ होगा कि अपना नॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट देखिए, व्हेन वी टेक इंस्पायरेशन, ध्यान से देखना, जैसी सांस को हम अंदर लेते हैं ना, तो सांस को अंदर लेते समय डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड आती है और स्टर्नम आउटवर्ड आता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे सांस को हमने अंदर लिया, रिब्स जो पहले ऊपर आई फिर बाहर आई, स्टर्नम बाहर आया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दिस इज द मूवमेंट अकरिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। जैसे ही मैं सांस को छोड़ूंगा तो है रिब्स डाउनवर्ड इनवर्ड गया, स्टर्नम इनवर्ड गया, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हुआ। दिस इज योर नॉर्मल मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल। यहां खेल पलट जाएगा या खेल उल्टा होगा। अब आप देखिएगा, रिवर्स दिस पैटर्न which means that during inspiration chest contract, during expiration chest expand। मतलब सीधा इंस्पायरेशन के समय होना क्या चाहिए था, लंग्स को एक्सपांड होना चाहिए था, लंग्स को एक्सपांड होना चाहिए। तो आपने जैसे ही इंस्पायरेशन किया तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे ही आपने एक्सपायरेशन किया तो लंग्स जो है एक्सपांड हुआ। बच्चों लंग्स क्या हुआ? एक्सपांड हुआ। खेल पूरा बदल जाएगा, खेल पूरा बदल जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मतलब नॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट का जस्ट ऑपोजिट मूवमेंट पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कहलाता है। इसको पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहते हैं और ये कॉमनली फ्ले चेस्ट में डेवलप होता है। फ्ले चेस्ट का कॉज क्या है? रिब्स फ्रैक्चर। फ्ले चेस्ट का कॉज क्या है? रिब्स फ्रैक्चर। ये कहानी समझ में आई? और ये क्वेश्चन नॉर्सेट का, क्वेश्चन नॉर्सेट का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं कोशिश करता हूं कि इसको और आपके सामने इजी करने की। एक वीडियो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया, ध्यान से देखिएगा। एक फ्ले चेस्ट का वीडियो डिस्प्ले करो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस मूवमेंट को देखिएगा, ये मूवमेंट आपको दिख रहा होगा। जैसे आपका लंग्स एक्सपांड हो रहा है, पेशेंट ब्रीथ को क्या कर रहा है? आउट कर रहा है। जैसे लंग्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पेशेंट क्या ब्रीथ को इन कर रहा है। इस मूवमेंट को देखिएगा। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में पूछा जा सकता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और यही होता है फ्ले चेस्ट, यही होता है फ्ले चेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका फ्ले चेस्ट होता है और फ्ले चेस्ट को आपको समझना बहुत जरूरी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये क्लास सीधी चल रही है JNCE नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे, आप उसको वॉच कर सकते हो बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया? ओके फाइन। नेक्स्ट वन देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। टीबी के ऊपर क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। मैंने यहां मेंशन किया ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग स्क्रोफला बोलते हैं बच्चों। स्क्रोफला के अलावा इसको हम किंग्स टच या व्हाइट प्लेग के साथ कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ डेथ, कैप्टन दैट ऑल दीज मैन ऑफ डेथ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने ऑप्शन आपके सामने पुट किया कि ट्यूबरक्लोसिस को हम किंग्स टच बोलते हैं, व्हाइट प्लेग बोलते हैं, कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन डेथ भी कहते हैं। अब यहाँ का बड़ा खूबसूरत एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू आपके सामने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैंने एक एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी ऑप्शन मैं पुट कर रहा हूं ये सारे ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, एक को छोड़ के।
एक को छोड़कर आपको वही पता करना है वो कौन सा नहीं है, वो कौन सा नहीं है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय द ड्रॉपलेट। क्या मेरे बच्चों, टीबी जो है वो ड्रॉपलेट इंफेक्शन के द्वारा स्प्रेड हो सकता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है खांसने से, छींकने से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। क्या बी में लिखा इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई। क्या ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट बेसिलाई है? और लिखा मैंने बच्चों इट इज एबल टू लाई डॉर्मेट विद इन द बॉडी फॉर ईयर। एंड डी में लिखा इट सर्वाइव इन एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इनमें से तीन जो है वो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के कैरेक्टरिस्टिक है। एक जो है वो नहीं है। हमें उस एक का पता लगाना कौन है बदमाश जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैंने लिखा ए बी सी डी, चार ऑप्शन, और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना मेरे बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। I never ever expect from your side because we are just near to the cracking Norset. अब बच्चों लिखा डी। यहाँ क्या लिखा बच्चों? एनएरोबिक, बिकॉज एनएरोबिक का मतलब होता है absence of ऑक्सीजन। एनएरोबिक का मतलब होता है absence of ऑक्सीजन। मतलब क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई O2 की absence में जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? ये एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा है बच्चों? दैट वी कैन से एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। और ये जो है एल्यूलाई, जो है एल्यूलाई, जो है एल्यूलाई में जाके ये मल्टीप्लाई होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि वेयर विल मल्टीप्लाई, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहता है। तो वी कैन से प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से एरोबिक, absent of oxygen we can say anaerobic। तो we can't say कि ये anaerobic बैक्टीरिया। बाकी बिल्कुल ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल एसिड फास्ट बेसिलाई है, बिल्कुल डॉर्मेट पे लंबे समय तक रह सकता है, बट ये anaerobic नहीं है। तो आपको समझ में आया? ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि लंग इन्फेक्शन का कॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई एसिड फास्ट बेसिलाई है। रॉबर्ट कोच ने पहली बार इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई को फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेशनल टीबी, कुछ पॉइंट मैंने लिखा बच्चों। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 1962 में लॉन्च हुआ। और हम टीबी के बारे में बात करें, एक ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम व्हेन वॉच, कब लॉन्च हुआ। साथ में मैंने लिखा कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1993 में आया। और यही आपका जो है डॉट्स, यही आपका जो है डॉट्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डॉट्स जो है ये कब आया, डॉट्स जो है ये कब आया, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो डॉट्स जो है फर्स्ट टाइम यदि बात करें तो जब रिवाइज हुआ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये साथ में किसको लेके आया बच्चों? डॉट्स को लेके आया। थैंक यू विशाखा, शुक्रिया एवरीवन फॉर योर लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स JINC। ओके फाइन। तो रिवाइज प्रोग्राम करने का पर्पज ही था इसके डॉट्स को ऐड किया जाए ताकि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके पेशेंट को ट्रीट कर सके। साथ में लिखा BCG, क्योंकि हम टीबी की बात करें तो बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन जो है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है बच्चों। याद रखना, हम तीन तरह की वैक्सीन पढ़ते हैं, एक लाइव पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं किल्ड पढ़ते हैं, एक हम टॉक्सोइड पढ़ते हैं, टॉक्सोइड पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सी वैक्सीन है, तो आपको आंसर लिखना लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है और BCG का 1951 में लॉन्च हुआ। और एक खास बात, एट बर्थ, शुक्रिया ऋषि, एट बर्थ BCG कितना देंगे? 0.05 ml। रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल। कौन सा रूट है? इंट्राडर्मल। अब यूनिवर्सल एमसीक्यू तो पूछा ही जा सकता है कि किसके साथ डाइल्यूट करेंगे, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करेंगे, है ना। कभी कभी पूछ रहे BCG जो है ये किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो आपको आंसर लिखना कि टीबी के अगेंस्ट जो है ये इम्यूनिटी डेवलप करता है बच्चों। A patient has a positive PPD skin test that's shown at an 8 mm in duration. टेस्ट पॉजिटिव है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। देखिए, जल्दीबाजी मत करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर आपका अपने आप लौट आएगा, बट डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ ओवर स्मार्ट। अभी हमारे पास वो वक्त नहीं है, अभी हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट बने। यू शुड मेक योर पेशेंस,
आंसर आता है, शांति से सुनिएगा, देखिएगा, समझ में आया तो आंसर लिखना है, नहीं समझ में आया तो हमें वेट करना है, सब्र करना है। डोंट ट्राई टू मेक योर पैनिक, है ना, क्योंकि हर एक दिन आपको पैनिक कर सकता है। पेशेंस, काम, क्वाइट रहना है, जस्ट वेट एंड वॉच। कि लिखा है कि पेशेंट को पॉजिटिव स्किन टेस्ट है, 8 mm इन ड्यूरेशन शो किया है। एट द नर्स यू नो दैट व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। अब एक मजेदार क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। शुक्रिया लतिका शाहू। मैंने लिखा है जल्दीबाजी नहीं करना। अच्छा, आदत से मजबूर है, आप आंसर लिख लो, मैं वेट कर लेता, है ना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं ऑप्शन जो आप सोच रहे हो नहीं हो सकता कभी कभी, बट व्हाई यू शुड पुट द डाउट और लाइक दैट, व्हाई यू आर पुटिंग रॉन्ग आंसर, व्हाई यू आर पुटिंग रॉन्ग आंसर। मीना सनप, why you are putting wrong answer? Just wait, what I want to ask. My dear, you are a future generation of nursing profession, should make patience. पेशेंट को 8 mm का इंड्यूरेशन मिला पीपीडी स्किन टेस्ट के बाद। एज द नर्स यू नो दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज द नर्स यू नो दैट the patient will need immediately be placed in the droplet precaution and started on the medication। तुरंत हम पेशेंट को प्रिकॉशन के लिए सेपरेट पुट करेंगे और ड्रग को स्टार्ट कर देंगे क्या, ड्रग को स्टार्ट कर देंगे क्या। देन बी में लिखा है द पेशेंट विल नीड चेस्ट एक्सरे एंड स्पूटम कल्चर टू कंफर्म द टेस्ट रिजल्ट बिफोर ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड। क्या हमें और, हाँ, शुक्रिया श्रुति, क्या हमें और कंफर्म करने के लिए पेशेंट का चेस्ट एक्सरे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे क्या बताता है, कैल्सिफिकेशन, क्या बताता है, कैल्सिफिकेशन लीजन, कैल्सिफिकेशन लीजन कि कहां का ये कैल्सिफाई हुआ है। स्पूटम कल्चर को कहते हैं कन्फर्मेटिव टेस्ट, क्या कहते हैं, कन्फर्मेटिव टेस्ट, और इसमें कौन मिलेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। सी में लिखा है द पेशेंट विल नीड IGRA interferon gamma release assay, IGRA test to help differentiate between latent tuberculosis infection and versus active tuberculosis infection। और next D में लिखा है the patient will need to repeat the skin test in 48 to 72 hours to confirm the result। वेट करना, समझना, फिर आंसर पुट करना, फिर आंसर पुट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आप आंसर पुट करिएगा विच इज द करेक्ट वन। पेशेंट को पॉजिटिव पीपीडी स्किन टेस्ट है, 8 mm इन ड्यूरेशन शो कर रहा है, नर्स यू नो दैट। अब डियर नर्स क्या और जानने की कोशिश करेगी, 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किया है, आपको एक राइट आंसर पुट करना है। डी में लिखा है द पेशेंट विल नीड टू रिपीट द स्किन टेस्ट इन 48 to 72 hours to confirm the result, to confirm the result। अब आपको आंसर पुट करना है, देखता हूं कि आप कितनी बदमाशी कर रहे हो और आपका आंसर करेक्ट होता है कि नहीं होता है, करेक्ट होता है कि नहीं होता। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फटाफट पुट करेगा। ओके फाइन, लिख दो सभी बी, बी लिख रहे हैं सभी बच्चे, एक ने बी लिखा, सब बी लिख रहे हैं, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप सभी, बी लिख रहे हो ना, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। बी आपका राइट है, बी आपका राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। क्यों, कुछ बच्चों ने डी लिख के गलती क्या की, देखिए इन्होंने क्या किया, पीपीडी स्किन टेस्ट जो था वो 8 mm इन ड्यूरेशन का था, तो ये टेस्ट हम डाउटफुल में काउंट करते, तो हम श्योर नहीं है कि पेशेंट को ड्रग दिया जाए। इन्होंने क्या लिखा है, एज द नर्स यू नो दैट। और क्या जानना चाहोगे, और क्या जानना चाहोगे, नर्स क्या जानना चाहेगी, चेस्ट एक्सरे के द्वारा लीजन का कैल्सिफिकेशन, स्पूटम कल्चर के द्वारा, कंफर्मेटिव टेस्ट के द्वारा पेशेंट को फाइंड आउट करना चाहती इसको टीबी है, तभी तो ड्रग को स्टार्ट किया जाएगा। डी में क्या लिखा नालायक बच्चों, पेशेंट विल नीड टू रिपीट स्किन टेस्ट 48 to 72 आवर्स। लास्ट में क्या लिखा है, कंफर्म द रिजल्ट। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मॉन्टॉक्स टेस्ट से रिजल्ट कंफर्म नहीं होता है। Montauk test only can helping to identify susceptibility of Mycobacterium tuberculari। और इसमें लास्ट में क्या लिखा है, कंफर्म द रिजल्ट कि इसको टीबी है। हाउ कैन सिंगल वर्ड कैन चेंज द होल एमसीक्यू, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। अनु मेरा बच्चा, कॉन्फिडेंस डेवलप कराना बच्चों का, यही आपको समझाना चाह रहा था कि शुड वेट एंड वॉच, डोंट ट्राई टू पुट द रॉन्ग आंसर।
और आपने इसको वॉच किया तो आपका आंसर सही हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्यूबरक्लिन टेस्ट के बारे में शॉर्टली बताते हुए मैं आगे चलता हूं बच्चों। एग्जैक्टली ट्यूबरक्लिन टेस्ट की मैं बात करूं, उसको मॉन्टॉक टेस्ट और परक्विस टेस्ट बोलते हैं। हम पीपीडी यूज करते हैं, सबको पता है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज करते हैं। इंट्राडर्मल हम देते हैं, 0.1 ml देते हैं, या फिर 5 जो है वो ट्यूबरक्लिन यूनिट हम यूज कर सकते हैं। इनर सरफेस ऑफ फोआर्म में देते हैं। मतलब मेरे बच्चों, यदि मेरा ये हाथ है तो हाथ का ये इनर सरफेस है, ये आपका इनर सरफेस है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रल सरफेस। इसको क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस। इसको क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। ओनली इंडिकेट एक्सपोजर टू द ट्यूबरकल बैसिलाई। कंफर्म नहीं होता मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू साधना मेरा बच्चा। तो एक्सपोजर का पता लगाने के लिए हम लोग ट्यूबरक्लिन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैंने लिखा है डिटरमाइन 10 mm एंड ग्रेटर ड्यूरेशन 48 to 72 आवर्स वी कैन से टीबी के लिए ससेप्टिबल है। पॉजिटिव नहीं बच्चों, पॉजिटिव नहीं। शुक्रिया राधा। बट 10 mm का मतलब है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकली आपके शरीर में आया है, विजिट की है उसने। देन 6 to 9 है डाउटफुल। आपके सामने अभी 8 mm था और मेरे बच्चों 6 से कम है तो कहिएगा नेगेटिव। मुझे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की एंट्री का डर नहीं है, ना आया, मतलब इससे कम है, वी कैन से नेगेटिव। अब एक और मजेदार बात, यदि ये जो डायामीटर मैंने यहाँ पर पुट किया है, जैसे ये आपका एक्सोमिटीज है, यहाँ आपने पेशेंट को पीपीडी एडमिनिस्टर किया, इस तरीके से ये जो डायामीटर बन रहा है, इस डायामीटर को हम लोग मेजर करते हैं। यदि ये जो है 10 mm, यदि ये जो 10 mm और उससे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाइज टेस्ट जो है पॉजिटिव है, ससेप्टिबिलिटी है। यदि बच्चों ये 6 to 9 mm है तो डाउटफुल, और लेस देन 6 है तो हम कह सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक और मजेदार बात, यदि ये पेशेंट जो है HIV पॉजिटिव है, यदि पेशेंट जो है वो मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर का पेशेंट है, तो याद रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इन दोनों में पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस होती है। क्या होती है बच्चों, इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होती है। और जब इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो आपका ये डायमीटर जो है 5 mm का भी मिलेगा, वी कैन कंसिडर पॉजिटिव माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस बात का याद रखना, 5 mm का HIV पॉजिटिव, मैलिग्नेंट कैंसर या वो कोई भी डिजीज जो आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, वी कैन से 5 mm इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट। और पॉजिटिव का मतलब टीबी कंफर्म नहीं है, याद रखना, सिर्फ ससेप्टिबिलिटी कंफर्म है। एक और बात आपको याद दिलाता हूं, यदि किसी पेशेंट का मॉन्टॉक टेस्ट पॉजिटिव आया, और अब आपको लग रहा है कि पेशेंट को टीबी हो सकता है, तो हम इस टीबी को रोकने के लिए आइसोनियाजिड ड्रग देते हैं बच्चों। INH, आइसोनियाजिड को एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसी को कहते हैं मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ टीबी। इसी को कहते हैं मोस्ट कॉमन ड्रग। किसकी मोस्ट कॉमन ड्रग बच्चों, टीबी की। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है, उसको ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव है, इट इज ससेप्टिबल टू डेवलप एंड कैन कॉज टीबी। हाउ कैन वी प्रिवेंट? वी शुड एडमिनिस्टर INH, वी शुड एडमिनिस्टर आइसोनियाजिड। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, थैंक यू प्रणामी युक्ता, शुक्रिया मेरा बच्चा। नेक्स्ट कैरी करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, पीपीडी स्किन टेस्ट हुआ है और देखा 7 mm का इंड्यूरेशन है। और ये टेस्ट क्या होगा, क्या इंटरप्रेट करेगा? बड़ा सिंपल है। क्या ये टेस्ट पॉजिटिव है, क्या ये टेस्ट नेगेटिव है, क्या इनकॉन्क्लूसिव है, क्या द नीड फॉर द रिपीट टेस्टिंग? मतलब HIV पॉजिटिव पेशेंट है, सीधा ये इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, और मेरे बदमाश बच्चों, इम्यूनोसप्रेसिव मैंने कहा था, यदि 5 mm का भी डायमीटर आएगा तो हम कह सकते हैं ये पेशेंट है, पॉजिटिव टेस्ट है। हमें कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो ये हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। ये हुई ना बात, बदमाश बच्चों, है ना? एक सच में एक वो डांट का जो आपने जो एक
हैबिट्स डेवलप की ना, ऐसा लगता है एकदम खोपड़ी को हिला के सेटल डाउन कर देता है, फिर आपके क्विक आंसर आने लगते हैं, बहुत सही चलते हो आप, और नॉट सेट से पहले ही आपको डांट लगा के भेजना पड़ेगा, है ना? तो आप अपने नॉलेज को सही इंप्लीमेंट करो ना बच्चों। हर बार कहता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमें ऑप्शन का इंतजार करना है, ना कि ओवर स्मार्टनेस का यूज करना। सच में कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा, कभी आंसर गलत नहीं होगा, यदि आपने ऑप्शन को पढ़ने के लिए खुद को टाइम दे दिया तो नो बडी कैन स्टॉप योर क्रैकिंग नॉट सेट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की मूव ऑन करता हूं बच्चों। एक क्लाइंट, फिर कह रहा हूं वेट करना, फिर कह रहा हूं वेट करना, अच्छा एमसीक्यू आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। ए क्लाइंट विद अ पॉजिटिव मॉन्टॉक टेस्ट रिजल्ट विल बी सेंड फॉर द टेस्ट एक्सरे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब आपको अभी मैंने बता रखा है, अभी मैंने बता रखा है, अब आप यदि इस एमसीक्यू को पढ़ोगे ना तो आपको सही आंसर मिलेगा। मैंने कहा कि एक पेशेंट है और उसके साथ पॉजिटिव मॉन्टॉक टेस्ट आ चुका है, और उसको हम टेस्ट एक्सरे के लिए भेज रहे हैं, उसको हम टेस्ट एक्सरे के लिए भेज रहे हैं, तो कौन सा रीजन होगा चेस्ट एक्सरे कंडक्ट करने का? कौन सा रीजन होगा चेस्ट एक्सरे कंडक्ट करने का? बच्चों देखिए, क्या हमें कंफर्म करना है, क्या हमें कंफर्म करना है? देखिए डोली बीएच एक्सरे कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। बी में लिखा है टू डिटरमाइन इफ ए रिपीट स्किन टेस्ट इज नीडेड। क्या हम एक्सरे से पता चलेगा कि इस पेशेंट को दोबारा स्किन टेस्ट की जरूरत है या नहीं? या बच्चों टू डिटरमाइन द एक्सटेंड ऑफ द लीजन, या मेरे बच्चों टू डिटरमाइन द प्राइमरी सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब आपको आंसर पुट करना है। जैसे ये पेशेंट का एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे लिया, उसमें ये लंग्स का फोटो है, ये आपकी लंग्स की लॉब्स है, और कहीं के इस तरीके से कैल्सिफाइड लीजन आपको दिख रहा है, तो हमें मॉन्टॉक टेस्ट तो पॉजिटिव आ ही चुका था, हमें ये तो पता चल गया था कि पेशेंट के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की एंट्री हुई है। हम फर्दर उसी पेशेंट को एक्सरे के लिए भेज रहे हैं। हमने कहा था एक्सरे के लिए भेजने का पर्पज क्या, ये पूछा आपसे, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दो चीजें बताई थी, कंफर्मेटिव टेस्ट स्पूटम कल्चर को कहेंगे, और एक्सरे और पता चलाएगा कि ये कहां तक टीबी आपकी फैल रही है, एक्सटेंडिंग ऑफ लीजन का, एक्सटेंडिंग ऑफ लीजन। बच्चों एक्सरे कंफर्मेटिव नहीं है, फिर से कह रहा हूं, कभी भी आपसे पूछे कि कंफर्मेटिव टेस्ट तो स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर, और उसमें भी 3 स्पूटम कल्चर हम करते हैं। दिस इज योर कंफर्मेटिव, दिस इज योर कंफर्मेटिव, कंफर्मेटिव टेस्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टू फाइंड आउट पेशेंट सफर विद द ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और यहां आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल डांट के तुरंत बाद आपने गेयर बदला, पेशेंस डेवलप किया, और बड़े सही सही आंसर आप देने लगे। अगला एमसीक्यू लेके आ रहा हूं आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज द कॉमन इन ए क्लाइंट विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस? ये और ट्रिकी है, पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, तो कौन सा सिम्टम कॉमनली फाइंड आउट होगा? ऑप्शन नहीं पुट किए मैंने, ऑप्शन नहीं पुट किए बच्चों। मैं पूछ रहा हूं कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली यदि पेशेंट को एक्टिव टीबी है तो हम कह रहे हैं कि कौन सा कॉमन सिम्टम होगा? हमने लिखा है कि वेट लॉस कॉमन होगा क्या? वेट लॉस कॉमन होगा क्या? या इंक्रीज एपेटाइट कॉमन होगा क्या? या डिस्निया ऑन एग्जिशन कॉमन होगा क्या? या बच्चों मेंटल स्टेटस चेंजेस कॉमन होगा क्या? ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट किया है, आपको राइट आंसर पुट करना। मैं लगी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विच वन, विच वन? क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने कहा है एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी पेशेंट को प्रेजेंट है, मतलब वो टीबी जो है और डेंजरस रूप में जा रही है, और उसमें मैंने कहा था कॉमन कौन सा सिम्टम आपको दिखेगा, क्लाइंट में कॉमन सिम्टम कौन सा दिखेगा? देखिएगा इंक्रीज एपेटाइट जो है नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? पेशेंट को डिक्रीज एपेटाइट होगा, डिक्रीज एपेटाइट होगा बच्चों, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नहीं है, बी को मैंने बाहर कर दिया। डिस्निया ऑन एग्जर्शन ये कॉमन नहीं है, ये जो है ये कॉमन नहीं है। डिस्निया कब होगा? आपको एग्जर्शन पे होगा, मतलब हमेशा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहेगा, बट जब आप कोई एक्टिविटीज करोगे तो ये डिस्निया सीवियर रूप लेगा। मेंटल स्टेटस चेंजेस जो है ना, ये हम लोग कॉमन होगा, बिल्कुल होगा, बट वी कांट से कॉमन। तो यहां पर आपको पता होगा ना बदमाश बच्चों कि ट्यूबरक्लोसिस का
क्लासिकल सिम्टम मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा ट्यूबरक्लोसिस टिपिकली प्रोड्यूस एनोरेक्सिया, और एनोरेक्सिया यहां लिखा जैसे इंक्रीज एपेटाइट, मैंने कहा था आपको डिक्रीज एपेटाइट, और एनोरेक्सिया होगा तो पेशेंट को क्या होगा मेरे बच्चों, वेट लॉस होगा, खाएगा नहीं तो वजन कहां से बढ़ेगा, है ना। जैसे जो फीमेल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। खाने के बाद अपने आप को रूटीन एक्टिविटी में मदद करें, पढ़ाई करें, छोटे मोटे घर के काम में हाथ बढ़ाएं, है ना, लिटिल बिट बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए तो कोई मोटापा नहीं होता। बट यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये दो कॉमन है जिसमें मैंने ऑप्शन में एनोरेक्सिया नहीं पुट किया, मैंने यहाँ पुट किया बच्चों वेट लॉस। अब मैं आपको यदि क्लासिकल साइन की बात करूं ना, आपको अच्छे से पता होगा, आगे क्वेश्चन पूछता हूं वहां मैं क्लासिकल साइन ऑफ टीबी आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, योर पेशेंट हु इज रिसीविंग पायराजिनामाइड, योर पेशेंट हु इज रिसीविंग पायराजिनामाइड रिपोर्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छा एमसीक्यू, बहुत अच्छा एमसीक्यू, ध्यान से सुनिएगा। योर पेशेंट हु इज रिसीविंग पायराजिनामाइड और रिपोर्ट क्या कर रहा है कि स्टिफनेस एंड एक्सट्रीम पेन कहां पर हो रहा है बच्चों, राइट बिग टूज में। मतलब पेशेंट का जो टोज है उस टोज के अंदर पेन हो रहा है, साइट इज एक्सट्रीम रेड है, स्वेलोन है, वार्म है। यू नोटिफाई फिजिशियन एंड नर्स, यू एंटिसिपेट डॉक्टर विल ऑर्डर। मतलब आप क्या नोटिफाई कर रहे हो, डॉक्टर क्या ऑर्डर कर सकता है, डॉक्टर क्या ऑर्डर कर सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। योर पेशेंट हु इज रिसीव पायराजिनामाइड रिपोर्ट स्टिफनेस एंड एक्सट्रीम पेन इन राइट बिग टो, साइट ऑफ एक्सट्रीमली रेड दिख रहा है, swollen and warm, swollen and warm. You notify physician and as nurse you anticipate doctor will do. क्या करेगा, क्या करेगा डॉक्टर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सुषमा। क्या कैल्शियम लेवल देखिए चेक किया जाएगा, क्या कैल्शियम लेवल चेक किया जाएगा। पटेल गणेश, पटेल गणेश, माय डियर डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई इंस्ट्रक्टेड टू पटेल गणेश, यू हैव वेरी गुड नॉलेज, बट मैं जब आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं और आप दोस्त का नाम बताओगे तो आंसर गलत होगा सही होगा। व्हाट आई वांट टू आस्क पटेल गणेश, डोंट ट्राई टू शो योर ओवर स्मार्टनेस प्लीज। आपसे मुझे उम्मीद है आप सेलेक्ट होंगे क्योंकि यू डिड फंटास्टिक, बट ये चीजें आपको नुकसान पहुंचा देगी। आपसे यदि आपका नाम पूछें तो नाम ही बताना, ब्रदर का नाम पूछे तो ब्रदर का नाम बताना, गांव का नाम पूछे तो गांव का नाम बताना है, और नहीं पूछे तो नहीं बताने का, अपना नॉलेज अपने पास रखने का। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, ये सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, है ना। एवरीबडी हैव वेरी गुड नॉलेज। जो नॉर्सेट की एग्जाम देने जा रहे हैं वो डेफिनेटली दे हैव मच नॉलेज, बट आई वांट कि जहां जो पूछा क्या वो आंसर है आपके पास। इफ यस, कोई नहीं रोक सकता आपको। जहां जो पूछा यदि वो आंसर आप वहीं दे पा रहे हो ना, यू आर टू मच गुड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बट पूछा नाम बता रहे हैं दोस्त का नाम, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज नॉट गुड। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे अभी आपसे, ऐसा ना करें आप, ऐसा ना करें। मुझे कोई शक नहीं मेरे बच्चों पे कि आपने पढ़ाई की, सच में बहुत अच्छी पढ़ाई की, तभी मैं आपको जहां आप डाइवर्ट हो रहे हैं मैं ब्रेक लगा रहा हूं कि ना अभी नहीं। We have very limited time. We have very limited time to crack. But don't try to do, please. Patience, confidence, control. Three things that make cracking Norset. If you lose, it may be they get more one year more. एक साल का और इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए सब्र करें, सब्र करें। अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कैल्शियम लेवल, दूसरा मैंने लिखा विटामिन B6 लेवल, विटामिन B6 लेवल, तीसरा मैंने पुट किया यूरिक एसिड लेवल, तीसरा मैंने पुट किया यूरिक एसिड लेवल, और चौथा पुट किया एमाइलेज लेवल, एमाइलेज लेवल। अब जैसे बात करें कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम, पेशेंट को सिम्टम क्या था, स्टिफनेस था, एक्सट्रीम पेन था, राइट बिग टो। ये सारे सिम्टम किसके, ये सारे सिम्टम किसके, ये गॉट आर्थराइटिस के, ये सारे सिम्टम किसके बच्चों, गॉट आर्थराइटिस के। और गॉट आर्थराइटिस जो है इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है ड्यू टू increase the level of uric acid। और यूरिक एसिड जो है ये क्या है बच्चों, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब होता है
उस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो है ये एंड प्रोडक्ट है बच्चों, एंड प्रोडक्ट। और इसका 8.0 mg पर डीएल, उससे ज्यादा यदि होगा वी कैन से कि पेशेंट का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा होगा तो वी कैन से पेशेंट के यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ। अब गॉटी आर्थराइटिस क्या होता है? गॉटी आर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे ये आपकी फिंगर है, जैसे आपका फिंगर है और ये फिंगर का नेल है, ये नेल है, ये आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, ये आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, ये आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है। तो आपके पास दो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है और ये क्या होता है, एक्सेस लेवल ऑफ यूरिक एसिड क्या करेगा, यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में ट्रेवल करके आपके उस जॉइंट पे रीच होगा और जाकर के इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाएगा और जॉइंट के मूवमेंट को स्टिप कर देगा, जॉइंट के मूवमेंट को रोक देगा। जब जॉइंट के मूवमेंट को रोकेगा तो स्टिफनेस आएगा, पेन होगा, स्वेलोन होगा, वार्म होगा। इस कंडीशन को हम गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गॉटी आर्थराइटिस। तो डेफिनेटली पायराजिनामोइड ड्रग है, ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करती है, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करती है। तो हमें क्या मॉनिटर करना बच्चों, हमें यूरिक एसिड का लेवल मॉनिटर करना, हमें यूरिक एसिड का लेवल मॉनिटर करना है ताकि हम देख सके पेशेंट को एक्चुअली ये सिम्टम गॉटी आर्थराइटिस की वजह से तो नहीं है, दैट यू कैन सी। आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना। थैंक यू ऋषु, आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना। कैल्शियम जो है, कैल्शियम की यदि कमी होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटनी होगा, टिटनी होगा, फिर वहां पर कार्पोपेडल स्पाज्म होगा, फिर फर्दर पॉजिटिव ट्राउजर्स और ये सारे साइंस हो गए। थैंक यू सुनील रावत। दूसरा एमाइलेज है, पैनक्रियाटाइटिस में बढ़ता है बच्चों। ये पैनक्रियाटाइटिस यदि किसी पेशेंट को हुआ है तो एमाइलेज का लेवल जो है इंक्रीज होगा। एंड देन विटामिन B6 लेवल हम लोग कहां चेक करेंगे, विटामिन B6 का भी बता देता हूं बच्चों। यदि हमने पेशेंट को INH ड्रग दिया, आइसोनियाजिड ड्रग दिया, तो हमें पेशेंट को विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट होने के लिए हमें विटामिन B6 को चेक करना होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पायराजिनामोइड क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया। शुक्रिया अमित मिश्रा। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि एक क्लाइंट इज रिसीविंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, client is receiving streptomycin for the treatment of TB, the nurse should assist the client for 8 cranial nerve damage by observing client for। यहां एमसीक्यू पूछा है, यहां एमसीक्यू पूछा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कि ये क्या पूछना चाहता है। कि पेशेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी को ट्रीट करने में लिया जा रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी द नर्स शुड असिस्ट क्लाइंट फॉर। अब ये क्या करना है, डियर नर्स को असिस्ट करना है कि पेशेंट का 8 क्रेनियल नर्व डैमेज हुआ है, 8 क्रेनियल नर्व डैमेज, ये तो बता दिया, साइड इफेक्ट आपको बता दिया। अब हमें उस पेशेंट को असिस्ट करना है, हम उस पेशेंट को असिस्ट करना है। तो डियर नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी उस पेशेंट में, डियर नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी उस पेशेंट में, मैंने लिखा है क्या वर्टाइगो चेक करेगी, सुनना, फिर से कह रहा हूं, सुनना, वेट करना, वेट करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैंने लिखा है कि वर्टाइगो, फेशियल पैरालिसिस, impaired vision, then difficulty in swallowing, डिफिकल्टी इन swallowing। अब आपको आंसर पुट करना है कि हमें यह देखना है कि पेशेंट का 8 क्रेनियल नर्व डैमेज हुआ है तो क्या सिम्टम दिखेंगे, क्या सिम्टम दिखेंगे। देखिए मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है लॉस ऑफ बैलेंस, मैंने आपके सामने ऑप्शन दिया, आपको ऑप्शन पढ़ना है। मैं बता देता हूं, 8 जो क्रेनियल नर्व होता है उसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है, ये वेस्टिबुल का काम है आपके बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना, और कॉक्लियर का काम होता है हियरिंग का काम करना, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, और दैट वी कैन से टू मेक द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये डैमेज हुआ है और ये डैमेज होते ही पेशेंट को क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा, पेशेंट का क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। अब चारों में से वो कौन सा सिम्टम है वो आपको मदद करा, आप ऑब्जर्व करने में मदद करा। आप देख पा रहे हो इफ द पेशेंट इज ऑन स्विमिंग ऑफ द हेड। देखिए वर्टाइगो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, वर्टाइगो का मीनिंग होता है स्विमिंग ऑफ हेड, और स्विमिंग ऑफ हेड का मतलब होता है चक्कर आना, दैट वी कैन से चक्कर आना बच्चों।
मतलब यदि पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन लेने के बाद में इस तरीके के चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब उसके इनर ईयर के फंक्शन इंपैक्ट हुए, क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑटोटॉक्सिटी कैन कॉज वर्टाइगो। देखिए आपने आंसर यहां पर वर्टाइगो लिखा है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन डैमेज द नर्व, दैट इज ऑटोटॉक्सिटी। और क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिखेगा? वर्टाइगो दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, टिनिटस दिखेगा, हियरिंग लॉस दिखेगा, अटैक्सिया दिखेगा। इन्होंने एक ऑप्शन पुट किया है, वर्टाइगो। दीज ऑल आर द सिम्टम, these all are the symptom will present when the patient does have ototoxicity। जब ototoxicity होगा ये सारे सिम्टम होगा। बिकॉज impaired facial paralysis का कॉज क्या है? ड्यू टू damage of facial nerve। और आपको पता है कि olfactic, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent और 7th नंबर का क्रेनियल नर्व कौन होता है? फेशियल नर्व। तो डेफिनेटली फेशियल पैरालिसिस का तो कॉज हो गया टू डैमेज ऑफ द फेशियल नर्व। यहां लिखा इंपेयर्ड विजन ड्यू टू डैमेज ऑफ सेकेंड क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ये पिक्चर भी क्लियर होगी। डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग का कॉज हो गया ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। सबका रीजन अलग है, बट इन्होंने पूछ लिया कि एग्जैक्टली कि पेशेंट को कौन सा ऑब्जर्विंग सिम्टम होगा। तो ये भी ऑब्जर्व हो सकता है, बट वर्टाइगो इंडिकेट करता है इनर ईयर के डिसफंक्शन को। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहां होता है? इनर ईयर में। तो ये डेफिनेटली पेशेंट को ऑब्जर्विंग सिम्टम के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। मुझे बिल्कुल पता, आपको पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कॉज करता है, बट क्वेश्चन ऐसा आता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। दैट अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग एन एजुकेशनल सेशन with community member regarding TB. The nurse tell the group that one of the first associated tuberculosis। मतलब लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा है, लास्ट लाइन में एमसीक्यू पूछा। शुरू में आपको डराया धमकाया, लास्ट लाइन में पूछा है। यहां लिखा है द नर्स टेल द ग्रुप वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएटेड विद द टीबी। मतलब यदि मैं कहूं तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिम्टम ऑफ टीबी क्या हो सकता है, फर्स्ट एसोसिएटिव चेंजेस क्या हो सकता है। पहले इन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, एजुकेशनल सेशन कंडक्ट करिए, पेशेंट जो है वो उनको टीबी के बारे में बता रही है, तो उस ग्रुप को डियर नर्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद टीबी के बारे में बताएगी। तो क्या होगा माय लविंग फ्यूचर? क्या होगा? दैट वी कैन से क्या डिस्निया होगा? क्या चेस्ट पेन होगा? क्या ब्लडी प्रोडक्टिव कफ होगा? और या कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोइड स्पूटम होगा? इन्होंने कॉमन सिम्टम नहीं पूछा। ये वेट लॉस वाले बच्चे, आप वेट करिएगा जब तक मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊं, आपको रुकना है। अब आप आंसर पुट करिएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग एन एजुकेशनल सेशन with the community member regarding TB. The nurse tell the group that one of associated with the TB। आपको इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है फर्स्ट सिम्टम ऑफ टीबी। मैं क्लासिकल सिम्टम का जिक्र जरूर करूंगा, बट आप मुझे पहले आंसर बताएं। अब आप लिख रहे हो कि सर डी यहाँ पर राइट होगा, कुछ बच्चे सी की तरफ भाग रहे हैं, और जिसने सही आंसर लिखना है डी लिखिएगा, और डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। कि एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कफ होगा, मैं क्लासिकल सिम्टम बताऊंगा, वहां वेट लॉस भी मिलेगा, लो ग्रेड फीवर भी मिलेगा। कफ के साथ में कफ जो है एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोइड स्पूटम, मतलब कफ जो सूखी खांसी नहीं होगी, एक्सपेक्टोरेशन प्रेजेंट होगा। जैसे लिखा है कि क्लासिकल साइन में प्रोग्रेसिव कफ होगा 2 वीक तक, खांसी 2 या 2 से अधिक हफ्ते की होगी, नाइट स्वेट होगा जिसको हम लोग स्लीप हाइपर हिड्रोसिस कहते हैं। ये स्लीप हाइपर हिड्रोसिस का कॉज होता है एग्जर्शन कैन कॉज स्लीप हाइपर हिड्रोसिस। देन वेट लॉस होगा और लो ग्रेड फीवर होगा।
इन चारों को हम कहते हैं क्लासिकल साइन ऑफ टीबी। इन चारों को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल साइन ऑफ टीबी। वजन कम होगा, कॉज क्या था? एनोरेक्सिया। नाइट स्वेट होगा, कॉज क्या? ऑक्सीजन और तो कम जा रहा है, आप एग्जर्शन करोगे, डिमांड बढ़ेगी, वेट लॉस होगा, है ना। और फीवर जो है ड्यू टू इम्पेयर्ड योर इम्यून सिस्टम बिकॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई एंट्री हो चुकी है, तो लो ग्रेड फीवर रहेगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा। तो आप ये याद रखना, ये जो कफ है, ये प्रोग्रेसिव कफ मैंने लिखा 2 वीक, और यहाँ पर एक्सपेक्टोरेशन के साथ यदि मिल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट सिम्टम कह सकते हैं, एसोसिएटिव सिम्टम हम कह सकते हैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आपको यहाँ पर क्लासिकल साइंस समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? शुक्रिया विवेक पासवान। वी आर ट्राई टू डू विवेक, जितना टाइम मिल सकता है, जितना टाइम टीम जेएनसी आपके लिए निकाल सकती है, कोशिश करें, बिकॉज वी हैव 4 to 5 बैचेस, है ना। तो उन बैचेस को कैरी करना भी जरूरी है, आपका ख्याल रखना भी जरूरी है, बिकॉज एंड ऑफ द टाइम आप सब जेएनसी के परिवार का हिस्सा हो, जेएनसी के जो है फैमिली मेंबर हो। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। एक एक्सरे मैंने पुट किया, और यहाँ पर एक पैचेस आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहा था कैल्सीफाई लीजन, मैंने जिक्र किया था कैल्सीफाई लीजन, और कैल्सीफाई लीजन में हम देखते हैं एक्सटेंडेड कितना जो है वो इन्फेक्शन जो है एक्सटेंड हुआ, सॉरी एक्सटेंड हुआ है। तो एक्सरे के अंदर मैंने जो एक लीजन दिया, इसको हम लोग घॉन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इसको हम घॉन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लीजन सीन इन द लंग्स राइट अपर लोब दैट कॉज्ड बाय द ट्यूबरक्लोसिस। मतलब ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी एमसीक्यू बनता है कि ये जो घॉन्स कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ फाइंड आउट होता है। जैसे ये आपका राइट लंग्स है, और ये जो है आपका लेफ्ट लंग्स है, ये आपके पास लॉब है, ये जो दिख रहा है ये आपकी लंग्स की अपर लॉब है, ये लंग्स की जो है ये आपकी लंग्स की अपर लॉब है, ये आपकी लंग्स की मिडल लॉब है, और ये आपकी लंग्स की लोअर लॉब है। ऑलवेज मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अपर लॉब्स में कहीं न कहीं इस तरीके से कैल्सीफाई लीजन मिलेगा। अपर ऑप्शन नहीं है तो आप मिडल लॉब लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार कि एग्जैक्टली जो गॉन्स कॉम्प्लेक्स वो कहाँ डिटेक्ट होता है। शुक्रिया राधा पारगी, जशोदा शुक्रिया, है ना। दैट वी कैन से गॉन्स कॉम्प्लेक्स। और या मैंने मेंशन किया कि ये लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर एरिया होता है, ग्रे व्हाइट कलर का होता है, बट ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरे में हम लोग ये कलर नहीं देख पाते, हमें वहाँ व्हाइट एरिया दिखेगा, हमें वह व्हाइट एरिया दिखेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस। तो एग्जैक्टली हम इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गॉन्स कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? टीबी वाले पेशेंट में। अब एक बात बताऊं बच्चों, एक वीडियो में दिखाने वाला हूं, जबरदस्त एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट सेशन में। मैं क्या करने वाला हूं पहले सुन लीजिएगा, आपसे पूरा हिसाब लूंगा आज ही मैं, और आपको आज ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करवाना चाहता हूं मैं। ध्यान से देखिएगा, आगे मैं कैरी करूंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी नेक्स्ट आने वाले सेशन में क्या डिस्कस हम करने वाले। आप यहां पर वीडियो को वॉच करिएगा, इस वीडियो को वॉच करिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ध्यान से देखिएगा बदमाश बच्चों, व्हाट दे आर डूइंग, क्या है ये, कौन सा प्रोसीजर यहाँ चल रहा है, कौन सा प्रोसीजर यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। इस वीडियो को फोकस करके देखने की कोशिश करें, जहां पर एक सिरिंज है, सिरिंज में ब्लड है, और उस ब्लड को इस डिवाइस में पुट किया जा रहा है। एक सिरिंज है, पहले आपके पास में कलेक्टेड ब्लड है, और आजकल एडवांस चीजें जो आगे जिसमें हम डायरेक्ट सिरिंज को पुट करते हैं। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट आई वांट फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू सो मच। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, वाओ ग्रेट। तो आप समझ चुके होंगे कि नेक्स्ट धमाकेदार एमसीक्यू कौन से आने वाले हैं, और आज ही हमें याद करने हैं, और आज के बाद इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो हमारे पास आंसर होगा। मैं ज्यादा कहानियां ना सुना के पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, और आपको अश्योर करता हूं कि नेक्स्ट सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, फाइंड आउट विच वाज शोन बिलो इन द वीडियो, और आपके पास आंसर ये एबीजी एनालाइजर मशीन और दैट वी कैन से प्रोसीजर। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यहाँ क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, उससे पहले मैं एक दो इमेज आपको और दिखा देता हूँ। ये एक इमेज दिख रहा है एबीजी सैंपल लेते समय, ये जो इमेज दिख रहा है देखिए टेकिंग एबीजी सैंपल। अब यहाँ पर 2-3 पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो एबीजी सैंपल हमेशा कहां से निकालेंगे, आर्टरी से निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि एबीजी सैंपल जब भी हम लेते हैं तो कहां से लेंगे, आर्टरी से लेंगे, वेन से लेंगे, दोनों से लेंगे। आपको आंसर क्या लिखना, आर्टरी लिखना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा देखिएगा मोस्ट कॉमन साइट आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना है रेडियल आर्टरी। आपको आंसर लिखना है रेडियल आर्टरी। बच्चों ये जो एमसीक्यू सेशन चल रहा है, ये एमसीक्यू बैच जो जेएनसी में रन कर रहा है, उस एमसीक्यू बैच की एक क्लास है। मुझे लगा क्यों आज आपके लिए भी मुझे कोशिश करना चाहिए, तो मैं इस क्लास को सीधा यूट्यूब पे फ्री फॉर ऑल इन वन, सबके लिए फ्री लाइव किया है। और इससे आपको ये पता भी चले कि जेएनसी में एमसीक्यू बैच में क्या पढ़ाया जाता है। सिस्टमैटिकली हर टॉपिक, हर डिजीज के वो सारे एमसीक्यू विद रैशनल डिस्कस किए जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता चले कि क्या चल रहा है एमसीक्यू बैच में। यही चल रहा है कि कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सारे क्वेश्चन एनक्लेक्स के सारे एमसीक्यू आपके सामने बच्चों। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन है बच्चों, रेडियल आर्टरी। तीसरा ये जो सिरिंज है कि ब्लड जो हम कलेक्ट करेंगे, वो किसमें करेंगे, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में। किसमें करेंगे, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में हम लोग कलेक्ट करेंगे। दैट वी कैन से सैंपल किसमें कलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर मैं आपको पुट कर रहा हूँ, और आगे मैं आपको शो अप कर रहा हूँ एग्जैक्टली। ये हिपेरिनाइज्ड सिरिंज है जिसमें हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, और इसी सिरिंज को हम एबीजी एनालाइजर जो मशीन है, उस मशीन में हम लोग पुट करते हैं ताकि हमें एबीजी के पैरामीटर का पता चले। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव, सच काइंड लव। ये जो आपका प्यार है, ये काइंड लव है। आई नेवर नेवर एवर फॉरगेट। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। जेएनसी परिवार अपनी कोशिश आपके लिए जारी रखेगा। ओके फाइन। अब मैं पुट करना चाहता हूं एबीजी जो एनालिसिस हम करते हैं, इसका पर्पस क्या। इसका पर्पस है कि एसिड बेस को डिटेक्ट करना। सिंपल तरीका बताओ। एक मैंने लिखा कि एलन टेस्ट करते हैं एबीजी एनालिसिस करने से पहले, और एलन टेस्ट का पर्पस होता है फाइंड आउट पेटेंसी ऑफ आर्टरी। ध्यान से देखना बच्चों, पेटेंसी ऑफ आर्टरी, आर्टरी की पेटेंसी चेक करना। यदि पेटेंसी नहीं है तो वहां से ब्लड नहीं निकालना। यदि पेटेंसी नहीं है, पेटेंसी का मतलब वहां ब्लड सप्लाई यदि प्रेजेंट नहीं है तो वहां से ब्लड सैंपल नहीं लेना। यदि पेटेंसी प्रेजेंट है देन वी कैन टेक द ब्लड सैंपल। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। अब मैंने यहां पर फर्दर कुछ पैरामीटर शो अप कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या देखते हैं हम लोग एबीजी एनालिसिस में। पीएच देखते हैं। सोरेन सन ने 1909 में पीएच, जिसको कहते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन जिसको हम कंसीडर करते हैं, दैट गिवन। और यहां पर आपके ब्लड की यदि मैं पीएच की बात करूं, ब्लड के आपके पीएच की बात करूं बच्चों, तो याद रखना 7.352 7.45 होती है। काफी चीजें सीखना होगा, यहां पर आपको काफी चीजें सीखना होगा। 7.35 टू 7.45 होती है। यदि आपके ब्लड की जो पीएच है ये डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं बच्चों एसिडोसिस। क्या कहते हैं, एसिडोसिस। कहानी समझना मेरे बदमाश बच्चों। आधे एमसीक्यू तुम लोग पीएच देके ही आंसर दे देते, आधे एमसीक्यू का आंसर तो पीएच देके ही मिल जाता है। दैट यू कैन सी एल्क्लोसिस। जब यदि ये ज्यादा हो जाता है 7.45 से तो हम कहते हैं बच्चों एल्क्लोसिस। क्या कहते हैं, एल्क्लोसिस। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के पैरामीटर में हमें चेक करना है कि पीएच की वैल्यू यदि नॉर्मल से कम है, उस क्वेश्चन में एसिडोसिस वाले ऑप्शन पे ध्यान देना। यदि क्वेश्चन के ऑप्शन में एल्क्लोसिस की वैल्यू मतलब पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो हमें एल्क्लोसिस वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो दो आंसर आपके एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब पीएच कम होगा हम एसिडोसिस कहेंगे, जब पीएच ज्यादा होगा हम एल्क्लोसिस कहेंगे। और यदि ये पीएच कम होकर के 6.80 तक हो गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है मेरे बच्चों, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए आपके पीएच को मेंटेन करना रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का काम है। और यदि ये पीएच बढ़ करके 7.80 हो गई तो भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो मेरे बच्चों पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। अब आता है बच्चों पीओ2।
पार्शियल ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है, और O2 सैचुरेशन जो है वो 96 to 100% होता है। यदि आपसे O2 सैचुरेशन, आपको SpO2 पूछे, O2 सैचुरेशन पूछे तो आपको 96 से 100% है, आपको प्रेशर पूछे तो 80 to 100 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, डू यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन। अब नेक्स्ट देखिएगा पार्शियल CO2 बच्चों, नॉर्मली CO2 जो है वो 35 to 45 mm ऑफ Hg होता है, ये नॉर्मल CO2। आपको याद है कैप्नोग्राफी, आपको याद है बच्चों कैप्नोग्राफी, और कैप्नोग्राफी के द्वारा हम लोग CO2 को मॉनिटर कर सकते हैं, हम लोग CO2 को मॉनिटर कर सकते हैं। शुक्रिया गौरी प्रजापति, शुक्रिया मेरा बच्चा। यदि ये आपका 35 से डिक्रीज होता है, यदि आपका CO2 35 से डिक्रीज होता है, इसको हम कहेंगे बच्चों हाइपोकैप्निया। हम क्या कहेंगे? हम हाइपोकैप्निया कहेंगे बच्चों, या हम कहेंगे हाइपोकार्बिया, या हम कहेंगे हाइपोकार्बिया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और यदि आपका 45 से ज्यादा PCO2 जाएगा, मतलब ये इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे हाइपरकैप्निया। ये टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और हम कह सकते हैं हाइपरकार्बिया, हम कह सकते हैं हाइपरकार्बिया। गलतियां नहीं है, ध्यान से समझ रहे होगा। बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे आज आप और हम मिल करके, और अपने एक कदम और नॉर्सेट की तरफ बढ़ाएंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर क्लियर हो गई कि आपका PCO2 कम है तो हाइपोकैप्निया कहलाता है, PCO2 ज्यादा है तो हाइपरकैप्निया कहलाता है। यहां किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन बाइकार्बोनेट जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, दैट वी कैन से 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब एक और कहानी, ये वैल्यू समझ में आएगा तो बहुत इजीली आप पैरामीटर को समझ सकते हो। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। अब देखिएगा, अब देखिएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर शेयर कर रहा हूं। देखिए सपोज पीएच जो है, पीएच जो है, उस पीएच का बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो है वो कौन है बच्चों? HCO3, बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि PCO2 जो है ये इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी को, ये इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी को, और HCO3 जो है ये इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक। ये पिक्चर समझ आना चाहिए। पीएच तो दोनों तरफ धमाके करती है, बट ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब जब PCO2 बदमाशी करेगा तो हमें रेस्पिरेटरी को पता चलेगा, और HCO3 बदमाशी करेगा तो मेटाबॉलिक को। ये दो पर्टिकुलेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब वापिस आ जाएगी इधर, देखिए आप पीएच है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे जो क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप पीएच है। आप क्या है बच्चों? पीएच है। आप सेल्फ क्या है? पीएच है। और आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है? आपका बेस्ट फ्रेंड क्या? HCO3। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर होना चाहिए। आप पीएच है, आपका बेस्ट फ्रेंड HCO3 है। मतलब सीधा यदि पीएच बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपका दोस्त भी आपके साथ चलेगा। तो क्या बढ़ रहा है? HCO3 जी है, ये भी बढ़ रहा है। और जब ये दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों कम हो रहे हैं तो इंडिकेट क्या करेंगे? मेटाबॉलिक। तो क्या इंडिकेट करेगा? मेटाबॉलिक। याद रखना, पीएच बढ़ रहा है, साथ में HCO3 बढ़ रहा है, क्योंकि इसका दोस्त कौन सा? पीएच का दोस्त कौन था? HCO3 था। आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बच्चों HCO3 रखना, आपका नाम पीएच है। जब ये दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में कम हो रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, साथ में कम हो रहे हैं मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये पिक्चर क्लियर हो गई। अपने दोस्त का नाम HCO3 रख दीजिएगा, वो जिधर आप कहोगे उधर चलेगा, मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस होगा, मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस होगा बच्चों। अगला देखिएगा, अगला फॉर्मूला देखिएगा। आप पीएच है और आपका दुश्मन, आपका जो है ना दुश्मन, आपका दुश्मन कौन है? वो PCO2 है। कैसे? आपने कहा मुझे दिल्ली चलना है, वो कह रहा है मैं कोलकाता जाऊंगा, मतलब आप बढ़ोगे तो PCO2 कम होगा, आप कम होंगे
तो PCO2 मतलब आपके डिसीजन का अपोजिशन, आपके डिसीजन का ऑब्जेक्शन करने वाला इंसान PCO2 है। दिस इज योर दुश्मन बोल सकते हो बच्चों। मतलब समझ जाना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भाग रहे हैं। वो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? वो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पीएच का बेस्ट फ्रेंड है HCO3, पीएच का दुश्मन है PCO2। आप पीएच से अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम HCO3 रखिएगा, अपने दुश्मन का नाम PCO2। क्यों? PCO2 वैसे भी डेंजरस गैस होती है, बाहर निकालना ही अच्छा रहता है, बाहर निकालना ही अच्छा रहता है। तो ये पिक्चर यदि समझ में आ गई तो मैं आगे ले चलता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट मैंने पुट किया कि जब भी आप सैंपल लोगे लेबोरेटरी में 15 मिनट में ट्रांसफर करना है और रिजल्ट जो है 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं और आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेस के बारे में, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कॉजेस के बारे में बताता हूं। फिर मैं पूछता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को MCQ, और मैं भरोसा दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको ऐसे टिप्स पे समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट चल रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धमाका करके आए बच्चों। इधर देखिएगा, अगला देखिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, पहले समझिएगा। यहां लिखा लो प्लाज्मा PaCO2, मतलब ध्यान से देखिएगा। पहली आपको बात पता है कि CO2 यदि कम ज्यादा होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? CO2 कम ज्यादा होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरी बात को समझिएगा, सही आंसर चाहिए मुझे आपसे। CO2 कम ज्यादा होगा तो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? रेस्पिरेटरी। किसको रिफ्लेक्ट करेगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? रेस्पिरेटरी को। इन्होंने कहा है CO2 जो है लो है, मतलब आपका CO2 कम हुआ तो आप कौन है बच्चों? आप पीएच है, तो आप क्या हो जाओगे? ज्यादा हो जाओगे। यदि CO2 कम हुआ तो आप क्या हो जाओगे? ज्यादा हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? ज्यादा हो जाओगे। मतलब आप ज्यादा हो जाओगे और CO2 कम हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आपको पिक्चर समझ में आई? आप ज्यादा होंगे मतलब आप क्या होंगे बच्चों? एल्क्लोसिस हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? एल्क्लोसिस हो जाएंगे। ध्यान से समझना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यहां पर आप क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा, मेटाबॉलिक लिखा हुआ है। देखिए मेटाबॉलिक लिखा हुआ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपने देखा कि मेटाबॉलिक नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक कब होता है? जब आपको HCO3 दिखता, तब हम मेटाबॉलिक। तो हमने इस मेटाबॉलिक को बाहर कर दिया, हमने इस मेटाबॉलिक को बाहर कर दिया, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब मैंने कहा था कि यदि PCO2 जो है ये कम हुआ, ये कम हुआ है, तो आप क्या हुए बच्चों? इंक्रीज हुए। और आप इंक्रीज हुए, आप कौन है? पीएच है। और इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? एल्क्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्क्लोसिस कहते हैं। मतलब सीधा PCO2 से हमें पता चला हम रेस्पिरेटरी हैं। हम रेस्पिरेटरी तो हैं, बट हम रेस्पिरेटरी में क्या है बच्चों? हम एल्क्लोसिस है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया? गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे बच्चों। मैंने सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्क्लोसिस का डिफरेंशिएशन ही बता रहा हूं। असली मजा तो आगे आएगा बच्चों। ये आपको समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन में और बहुत बहुत मजा आने वाला है। मतलब आपने यहां पर बी लिखा है, बात इसको कहते हैं बच्चों एलिमिनेशन पैटर्न। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन पैटर्न। जो आंसर है ही नहीं तो लोड क्यों ले? जो आंसर है ही नहीं तो हम लोड क्यों ले बच्चों? और जो आंसर है तो हमें देना चाहिए, जो आंसर है तो हमें देना चाहिए। अगला एमसीक्यू देखिएगा, अगला एमसीक्यू लिखा है हाई प्लाज्मा PaCO2, मतलब मेरे बच्चों PaCO2 आपका दुश्मन आपसे इंक्रीज हो रहा है, आप पीएच हो, आप डिक्रीज हो रहे हो। पहली बात तो PCO2 की बात चल रही है, तो ये कहानी किससे रिलेटेड हो रही है? ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो रही है। दूसरी बात, यदि पीएच कम हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों? एसिडोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? एसिडोसिस हो रहा है। हियर यू कैन सी एवरीवन, मैंने लिखा मेटाबॉलिक बच्चों, मेटाबॉलिक को बाहर कर दिया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी की। मैंने लिखा बच्चों रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, यहाँ पीएच कम है, पीएच कम है मतलब ये एल्क्लोसिस नहीं है, इसको भी बाहर कर दिया। सी में लिखा फिर मेटाबॉलिक, ये बदमाश है ही नहीं। और डी में लिखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आपका आंसर क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसका मतलब सीधा है
ये आपको समझ में आ गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है और रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस क्या है। मतलब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, तो अगले पार्शियल कंपनसेट देन अनकंपनसेट उनके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको और झटका देता हूं बच्चों, और आपको कंफर्म करवा लेता हूं। यहां मैंने क्या लिखा, डिक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। ये आपका दोस्त, ये आपका दोस्त, और ये आपका दोस्त क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहली बात तो जब दोस्त जग गया तो इसने जगा दिया मेटाबॉलिक को। किसको जगा दिया बच्चों, मेटाबॉलिक को। जब हम HCO3 की बात करते हैं तो सीधा मेटाबॉलिक की बात करते हैं। जब HCO3 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो आपका दोस्त है तो आपको भी झुकना पड़ेगा। आप झुक गए तो बन गए एसिडोसिस। क्या बन गए, एसिडोसिस। किसके साथ झुके, हम HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट के साथ झुके, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा, क्या बच्चों ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बिल्कुल ये मेटाबॉलिक होगा, क्योंकि ये HCO3 की बात कर रहे हैं। दूसरा, प्लाज्मा कम हुआ तो साथ में पीएच कम हुआ, तो हम यहाँ रेस्पिरेटरी की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ रेस्पिरेटरी की जब बात नहीं करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्लियर है, हमारा ऑप्शन क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, तो आधा काम हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ये कहानी बहुत क्रिटिकल है, बहुत मजेदार है, बट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप उतनी शिद्दत और उतने मन से सीख रहे हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमने मेटाबॉलिक की बात की। मैं एक और एमसीक्यू आपको यहां पर दिखाता हूं बच्चों। इसमें क्या लिखा, इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। आपका दोस्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो आपको भी बढ़ना पड़ेगा। मतलब आप आगे बढ़ोगे तो पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ता है तो एल्क्लोसिस होगा। क्या होगा, एल्क्लोसिस होगा। आपका दोस्त क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटाबॉलिक को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटाबॉलिक। तो HCO3 की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी बाहर हो गया, रेस्पिरेटरी बाहर हो गया। शुक्रिया माला। जब रेस्पिरेटरी बाहर हो गया मतलब यहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा नहीं, क्योंकि एल्क्लोसिस मैंने लिखा, ये भी बाहर हो गया। रेस्पिरेटरी की बात ही नहीं करने इस नालायक की, फिर मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस लिखा हुआ है। मैंने कहा मेटाबॉलिक होगा, एल्क्लोसिस होगा, तो आपका आंसर यहां पर करेक्ट है। फिर रेस्पिरेटरी की बात नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन क्लियर है, आपका ऑप्शन क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। अभी तो सिर्फ पहला स्टेप पार किया है, दूसरी और तीसरी सीढ़ी भी चढ़ना है। यहां जितना मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगले बड़े बड़े एमसीक्यू आप झटके में सॉल्व कर दोगे। एक और ट्रिकी एमसीक्यू मैंने यहां पर पुट किया, ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने कुछ वैल्यू लिखा है, अब अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। वैल्यू में क्या लिखा है, पीएच 7.39 है। अब आपको पता है पीएच कम है या ज्यादा, अब 39 है, तो मेरे बच्चों 7.35 टू 7.45 है। इसका मतलब ये आपका पीएच जो है ये नॉर्मल है। क्लियर, ये नॉर्मल है। PCO2 44 है, PCO2 यदि 44 है, नॉर्मली 35 टू 45 है, मतलब ये 44 है, तो ये भी मेरे बच्चों नॉर्मल है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। HCO3 यहाँ पर 26 है, और हमने पढ़ा 22 से 27, तो ये भी क्या निकला मेरे बच्चों, नॉर्मल है। तो इसके चार ऑप्शन देखिएगा, इसका चार ऑप्शन देखिएगा। एक लिखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों तीनों पैरामीटर नॉर्मल है, तीनों पैरामीटर नॉर्मल है, तो आपका आंसर भी नॉर्मल होगा, आपका आंसर भी नॉर्मल होगा। अरे मेरे बच्चों, भाग्यश्री ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमें तीनों वैल्यू हमने देखा और वैल्यू हमें समझ में आया, तो हमें आंसर भी समझ में आया। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ओके फाइन। एक और बात आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ध्यान से देखिएगा। एक पेशेंट है, उसका पीएच है 7.48, उसका PCO2 है 36, उसका PCO2 36, और HCO3 जो है वो है बच्चों 30। वो कितना है, 30। अब देखिएगा पीएच क्या है, एबनॉर्मल है, क्योंकि 7.48 है। PCO2 36 है, मतलब नॉर्मल है। HCO3 जो 30 है, मतलब एबनॉर्मल है। अब देखिएगा, यदि पीएच बढ़ा तो पीएच के साथ कौन, PCO2 तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, बट दोस्त भी बढ़ा, HCO3 भी बढ़ा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर लिखिएगा। क्या होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पीएच बढ़ा तो क्या कहेंगे, एल्क्लोसिस कहेंगे। PCO2 शांत है, बट HCO3 जो है ये भी बढ़ा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुट द राइट आंसर एवरीवन। ग्रेट, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस, एब्सोल्युटली फाइन।
एब्सोल्युटली गौरी, अनकंपनसेट नहीं पूछा मेरा बच्चा, सिर्फ सिंपली पूछा, आप सही लिख रहे हो और बिल्कुल सही। ओके फाइन। एक और एमसीक्यू देखिएगा। एक पेशेंट है, उसका पीएच जो है वो 7.22 है बच्चों। उसका PCO2 जो है वो कहीं क्या है बच्चों, 80 है, और HCO3 जो है वो 24 है। अब अपना फोकस करना, फोकस करना, क्या 7.22 है तो पीएच क्या हुआ, कम हुआ। PCO2 क्या 80 है तो PCO2 बढ़ा। HCO3 24 है, मतलब HCO3 क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ ये आप हैं और सामने आपका दुश्मन है, सामने आपका दुश्मन है, आप कम हुए हो, दुश्मन उधर जा रहा है। जब दुश्मन ने हलचल की तो हमने कहा ये तो रेस्पिरेटरी है, ये तो कौन सा रेस्पिरेटरी है। और जब पीएच कम हुआ तो हमने कहा ये तो एसिडोसिस है। तो अब आपका आंसर क्या है, अब आपका आंसर क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ग्रेट पार्टिसिपेशन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब थोड़ा और डीप लेके चलता हूं बच्चों। मैंने आपके सामने कुछ कॉजेस को पुट कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता पता है, कॉज का नाम लिखा होगा और आपसे पूछेंगे ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक है। अभी मैं आगो कंपनसेट से पहले एक और पैरामीटर, फोकस रखना, फोकस रखना, इस क्लास को मिस मत करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, शॉर्ट स्वीट वे में आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस का। कोई भी बड़ा एमसीक्यू आपके सामने चल के आएगा, आप मिनटों में आंसर पुट कर देंगे। बस यहां पर टिक के रहना बच्चों। अब कॉजेस की बात करो, आपको ये डिफरेंशिएशन तो पता चल गया। कभी कभी क्या होता पता है, कॉजेस से हमें पता चलता है कि किस कारण से क्या हुआ, किस कारण से क्या हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक बात का ध्यान रखना, जब भी एसिड जो है, एसिड का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली पीएच कम होगा, पीएच कम होगा। तो क्या कॉज हो सकता है, अब एसिडोसिस का मतलब आपको मैंने कहा क्या होगा मेरे बच्चों, डिक्रीज क्या होगा, पीएच होगा। और दुश्मन क्या करेगा, PCO2 बढ़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पीएच या कम होगा, PCO2 मतलब बढ़ेगा। और PCO2 किसमें बढ़ेगा बच्चों, ब्लड में बढ़ेगा। अब आपको यह समझना है, वो सारे फैक्टर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से CO2 को बाहर नहीं आने देंगे, उन सब की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। वो ध्यान से सुनना, वो सारे फैक्टर जो CO2 को बाहर नहीं निकलने देंगे, उन फैक्टर की वजह से CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो सारे फैक्टर जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर जो रेस्पिरेटरी पैटर्न को रोक देते हैं, वो सारे फैक्टर जो CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ाते हैं, that can cause respiratory acidosis, that can cause respiratory acidosis, my loving future nursing officer। अब मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने क्या लिखा है, वो सारे फैक्टर जो क्या कॉज कर रहे हैं, वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। इन सब की वजह से क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। देखिए मैंने यहां लिखा है, अस्थमा के में क्या होता है, स्पाज्म होगा, स्पाज्म की वजह से CO2 बाहर नहीं आएगा, CO2 बाहर नहीं आएगा तो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 का लेवल बढ़ेगा तो आपका लेवल कम हो जाएगा, आपका लेवल कम हो जाएगा तो आप एसिडोसिस होंगे। किसकी वजह से हो रहे हैं, CO2 की वजह से हो रहे हैं। तो ये कॉज क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सीधा पूछेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अस्थमा क्या कॉज कर रखा है, तो आप अस्थमा का आंसर क्या लिखोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैंने साथ में लिखा है बच्चों एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस को हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स ऑफ लंग। क्या बोलते हैं, कोलैप्स ऑफ लंग। जब लंग कोलैप्स हो जाएगा, CO2 बाहर नहीं आएगा, CO2 बाहर नहीं आएगा, CO2 बाहर नहीं आएगा, CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। उसके अलावा लिखा बच्चों एम्फाइजीमा, डैमेज ऑफ एलियोलाई सैक। जब एलियोलाई सैक जो है, एलियोलाई सैक डैमेज हो जाएगा तो आपका CO2 बाहर नहीं आएगा, CO2 बाहर नहीं आएगा तो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो आपको कम होना पड़ेगा। आप कम होंगे तो आप एसिडोसिस कहलाओगे। कंडीशन क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगला देखिएगा, पल्मोनरी एडिमा मेरे बच्चों। एल्यूलाई सैक जो है, इसमें यदि फ्लूइड भर जाएगा तो O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा तो CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा मतलब आपको झुकना पड़ेगा, आप झुकोगे तो एसिडोसिस होगा, CO2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी होगा। साथ में लिखा निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साथ में लिखा ब्रेन ट्रॉमा। याद रखना, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी ऑर्गन कहां है, ब्रेन में। ऑर्गन का नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन ट्रॉमा हुआ, मेडुला ऑब्लंगेटा खत्म हो गया
तो कौन निकालेगा CO2 को बाहर? CO2 बाहर नहीं निकलेगा तो CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड में बढ़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। साथ में लिखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। यदि आपको एनेस्थेसिया दे दिया या सेडेटिव दे दिया, या मेरे बच्चों गुलियन बेरी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है, गुलियन बेरी सिंड्रोम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये तीनों की वजह से आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये कहीं की अपने फंक्शन लॉस कर देता है। जब ये लॉस कर देगा तो CO2 को बाहर कौन बुलाएगा? जब CO2 बाहर नहीं आएगा तो CO2 का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो आपको कम होना पड़ेगा, तो क्या कॉज हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ रहा है? ओके फाइन। मैंने लिखा बच्चों हाइपोवेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। आपको पता है एक ड्रग हम यूज करते हैं मॉर्फिन, एक ड्रग यूज करते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी आ सकता है मॉर्फिन कैन कॉज विच मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिखना। जब मॉर्फिन किसी पेशेंट को देते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है। हाइपोवेंटिलेशन जो है इनकी वजह से भी पेशेंट का जो है CO2 का लेवल लंग्स में बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? समझ में आ रहा है ना? ओके फाइन। क्यों ना मैं क्वेश्चन पूछूं, एक पेशेंट है और उस पेशेंट को COPD है, तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा? चार ऑप्शन है। COPD का पेशेंट है बदमाश बच्चों, COPD का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। COPD है। COPD की वजह से एयरवे इंटरप्ट हो रहा है, CO2 बाहर नहीं जा रही है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है तो आप कम हो रहे हैं, और आप कम हो रहे हैं तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन एवरीवन। यदि कोई आपसे पूछे पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमा वाले पेशेंट को क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब आपको आंसर लिखना है। अस्थमा भी एयरवे को क्या करा? ऑब्स्ट्रक्शन। सीधा पूछेंगे गुलियन बेरी सिंड्रोम क्या कॉज करता है? गुलियन बेरी सिंड्रोम क्या कॉज करता है? तो भी आपको आंसर लिखना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बात ये समझनी है आपको फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि वो सारे फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दैट कैन कॉज इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2। CO2 अपना दुश्मन था, CO2 बढ़ा तो pH कम हुआ, pH कम हुआ तो एसिडोसिस हुआ, CO2 बढ़ा तो रेस्पिरेटरी हुआ। ये कॉन्सेप्ट खोपड़ी में बिठा लीजिएगा। मैं ले चलता हूं एल्क्लोसिस की तरह बच्चों। इवन मैंने एक और कुछ फैक्टर लिखा है, ब्रोंकिक्टेसिस भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करता है, ब्रोंकाई बिकम डायलेटेड। इसके साथ लिखा है पल्मोनरी एम्बोलाई जो DVT की वजह से होता है, दैट आल्सो कैन कॉज इनएडिक्वेट एक्सचेंज, दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आ लिखा है कि एल्क्लोसिस मतलब आपकी pH जो है, pH यहां पर बढ़ रही है, तो pH बढ़ रही है तो PCO2 क्या होगा? PCO2 क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब pH बढ़ रही है तो PCO2 क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। pH बढ़ रही है तो आप है एल्क्लोसिस, आप बढ़ोगे PCO2 कम होगा, और PCO2 कम कब होगा? जब PCO2 फटाफट बाहर निकलेगा। जब PCO2 फटाफट बाहर निकलेगा तो निकालने वाले सारे फैक्टर PCO2 को बाहर फेंकेंगे, तो आपका बादशाही होगा वहां पर, आपका वैल्यू बढ़ेगा। आप जब बढ़ोगे तो एल्क्लोसिस होगा, और जो फैक्टर CO2 को बाहर फेंकेगा वो फैक्टर कॉज कर देगा रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। क्या कॉज कर देगा बच्चों? रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। अब देखिएगा वो कौन कौन है जो बदमाशी करेगा। फीवर, देखिए फीवर कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। बुखार जब आपको आएगा तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ेगा तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओवर स्टिमुलेट होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो 4 रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। याद रखना 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका 4 रेस्पिरेशन बढ़ता है। ये नॉर्मल वेरिएशन है। तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवर स्टिमुलेशन होगा तो CO2 फटाफट बाहर जाएगी। CO2 क्या होगी? फटाफट बाहर जाएगी। जब CO2 बाहर जाएगी तो अंदर CO2 कम हो गई, अंदर आप बादशाह बन जाओगे, मतलब आपका pH जो है वो बढ़ जाएगा, और जब pH बढ़ेगा तो आप रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कहलाओगे, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कहलाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फीवर सीधा लिखा जाए,
सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा लिखा जाए कि फीवर कैन कॉज लिखा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। अगला देखिएगा हाइपर वेंटिलेशन, मैंने वहां पढ़ाया हाइपो, मतलब आप ऐसे सांस लो, CO2 को फेंकोगे बाहर, CO2 जब बाहर जाएगा वेंटिलेशन ज्यादा होगा तो अंदर CO2 कम हो जाएगा, तो आपका राज सही चलेगा, आप बढ़ जाओगे, पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ेगा, एल्क्लोसिस होगा, CO2 कम होगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगा बच्चों। मैं लिखा रैपिड रेस्पिरेशन, blowing of the CO2 resulting decrease in the carbonic acid that can cause respiratory alkalosis। थैंक यू जशोदा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाइपोक्सिया मेरे बच्चों, लैक ऑफ O2 इन टिश्यू और सेल। हाइपोक्सिया में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, आपके जब सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज आएगा कि ऑक्सीजन भेज, जब ये स्टिमुलेट होगा तो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो ऑर्डर ऑफ O2 इंक्रीज होगा और आपको क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन, और जब आपको हाइपर वेंटिलेशन होगा तो CO2 फटाफट बाहर निकलेगी, और CO2 बाहर निकलेगी तो आपको रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगा बच्चों। इसके अलावा मैंने लिखा, देखिए CO2 लेवल डिक्रीज हो गया। अगला लिखा हिस्टीरिया, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, बहुत बदमाश डिसऑर्डर है, एक तरीके से पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है, they cannot control their emotion, मतलब cannot stop the laughing, crying और shouting, जोर जोर से शाउट कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, रो रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा मेरे बच्चों, लीड टू द विगरस ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। हम कहते हैं ना ऐसी एक्टिविटी करते ना, जब हम रोक करके, जैसे कोई हमें आता है कि बेटा क्या हुआ मेरा बच्चा, कैसे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, मैं हूं ना आपके लिए, जब हम लंबी लंबी सांस लेते हैं और इतनी खतरनाक तरीके से कहते हैं अंदर की भड़ास बाहर निकालते हैं, कह यार एक बार दिल खोल के रोने दे, मेरे को सुकून मिल जाएगा। जब आप दिल खोल के रोते हो ना, लंबी लंबी ऐसी सांसें लेते हो तो CO2 एकदम थोक में बाहर आता है, जब CO2 थोक में बाहर आएगा तो आपका राज सही तो वैसे ही चलेगा, और आपका राज सही चलेगा मतलब आप बढ़ोगे, पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा मतलब CO2 कम हो रहा है, कंडीशन कहलाएगी रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। क्या कहलाएगी बच्चों, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। ओवर वेंटिलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, पेशेंट वेंटिलेटर पे है और पेशेंट ओवर वेंटिलेटेड हो रहा है, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2, डिप्लीशन ऑफ CO2 कैन अकर फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेशन, कैन कॉज क्लाइंट विद द हाइपर वेंटिलेटेड, और हाइपर वेंटिलेशन फिर क्या कॉज कर देगा, दैट वी कैन से रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। समझ में आया? फैक्टर का नाम कोई पूछेगा ना, सीधा आंसर देने का, फैक्टर का नाम सीधा पूछा, फीवर कैन कॉज, फीवर ने हाइपर वेंटिलेशन किया, CO2 बाहर गया, पीएच अंदर बढ़ गया, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। सीधा पूछा गुलियन बेरी सिंड्रोम कैन कॉज, गुलियन बेरी ने तो मेडुला ऑब्लिंगेटा को नुकसान पहुंचा दिया, तो मतलब वहां पर CO2 लंग्स में बढ़ गया, पीएच कम हो गया, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। तो ये आपको समझ में आया ना। अब एक और मजेदार, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, फटाफट नोटबुक निकालें, पेन निकालें, तगड़े MCQ सॉल्व करवाता हूं बच्चों, फटाफट निकालिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पेन और नोटबुक अपने पास रखिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर शो कर रहा हूं, याद रखिएगा। इवन पेन बच्चों, पेन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, देन कार्बोनिक एसिड डेफिसिट कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। फटाफट निकालिएगा बच्चों, एक मैकेनिज्म लिखिएगा और इस मैकेनिज्म को देख के आपको आंसर बताना है। मैकेनिज्म क्या, पहले समझिएगा, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर मुझे चाहिएगा, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा मैंने यहां लिखा है कंपनसेट, एक वर्ड यूज किया है, कंपनसेट का मतलब जिस क्वेश्चन में पीएच नॉर्मल है, जिस क्वेश्चन में पीएच नॉर्मल है और PCO2 और HCO3 जो है ये एबनॉर्मल है, मतलब पीएच नॉर्मल है, PCO2 और HCO3 एबनॉर्मल है, वो कंपनसेट कहलाएगा। देखिएगा पीएच जो है 45 है, PCO2 जो है दैट वी कैन से हम बोल सकते हैं कि 60 है, और HCO3 जो है हम कह सकते हैं ये 18 है। अब आपको समझना है, देखिए पीएच जब नॉर्मल है वो मैकेनिज्म कंपनसेट कहलाएगा। अब ये दो एबनॉर्मल है, अब देखिए पीएच का दोस्त कौन था, HCO3 था, बट HCO3 को जब बढ़ना चाहिए बट वो तो कम हो रहा है, तो यहां इसको कट कर देंगे, और इसका दुश्मन क्या हो रहा है, दुश्मन आपका बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, pH 7.45 है, तो ये एल्क्लोसिस हो गया,
एल्क्लोसिस कौन सा हुआ, ये रेस्पिरेटरी हो गया, कौन सा हुआ, रेस्पिरेटरी हो गया, साथ में पीएच नॉर्मल है 4-5 पे है, तो ये क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। समझ में आई कहानी, कहानी समझ में आएगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस पैरामीटर को आप समझे क्या, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, यदि पेशेंट का पार्शियल कंपनसेट का मतलब ये तीनों एबनॉर्मल है, तीनों मतलब पीएच जो है, पीएच जो है वो 7.48 है, PCO2 जो है वो 20 है, HCO3 जो है वो आपका 21 है, 21 है। तो जब पीएच आपका 7.48 है, मतलब पीएच बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ तो ये तो पक्का हो गया, ये एल्क्लोसिस हो गया, ये एल्क्लोसिस हो गया। अब पीएच के साथ पीएच का दोस्त तो बढ़ा नहीं, तो मेटाबॉलिक तो होगा नहीं, दुश्मन कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी कौन सा हो गया, पार्शियल कंपनसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्शियल कंपनसेट हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा, ये पैरामीटर बड़ा कंफ्यूजन है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, देखिएगा, मतलब आपका पीएच नॉर्मल है, मतलब आपका पीएच है 7.45, आपका पीसीओ2 एबनॉर्मल है, और पीसीओ2 आपके पास है दैट इज वी कैन से 20, और HCO3 जो है ये आपका यहां पर मिल रहा है 19। अब पहले ये देखना कि आपका दोस्त कौन था, आपका दोस्त कौन था, HCO3। आप बढ़ रहे हो, मतलब आप बढ़ने की ओर अग्रसर हो, 7.45 है, बढ़ने की ओर अग्रसर हो, ये साथ नहीं दे रहा है, मतलब मेटाबॉलिक नहीं है, मतलब मेटाबॉलिक नहीं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बट ये जब बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो और आपका दुश्मन कम हो रहा है, तो आप बढ़ रहे हो, मतलब आप यहाँ क्या हो जाओगे, आप एल्क्लोसिस हो जाओगे, आप एल्क्लोसिस हो जाओगे। दुश्मन कम हो रहा तो क्या हो जाएगा, ये रेस्पिरेटरी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी हो जाएगा। अब पीएच नॉर्मल है 7.45 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कंपनसेट हो जाएगा। याद रखना 7.45 नॉर्मल वैल्यू है, बट 4-5 से 4-6 ही होगा, 4-4 के चांस तो कम है, बॉर्डर पे खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है, इसीलिए हम इसको एल्क्लोसिस कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको एल्क्लोसिस कंसीडर करें। ये 35 होता ना तो हम एसिडोसिस कंसीडर करते हैं, हम एसिडोसिस कंसीडर करते हैं बच्चों। आया समझ में, ओके फाइन। थर्ड वाला पैरामीटर देखिएगा, अनकंपनसेट का मतलब पीएच एबनॉर्मल है, और इन दोनों में से एक एबनॉर्मल है, एनीवन। आपका पीएच जो है 7.44 है, सॉरी 7.26 है, आपका PCO2 जो है ये 48 है, और आपका HCO3 जो है ये 24 है। मतलब यहाँ पर HCO3 आपका नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, बट यहाँ एक एबनॉर्मल है, कौन है, PCO2। एबनॉर्मल का मतलब PCO2 बढ़ रहा है, और पीएच तो वैसे ही एबनॉर्मल है, तो पीएच भी एबनॉर्मल है, कम हो रहा तो क्या कहेंगे, एसिडोसिस, क्या कहेंगे बच्चों, एसिडोसिस। और दुश्मन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी। और एक नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल, क्या हो जाएगा, अनकंपनसेट, क्या हो जाएगा बच्चों, अनकंपनसेट। इन तीनों पैरामीटर को नोट करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और अगले एक एमसीक्यू में आपसे पूछ रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा, बस ये तीनों पैरामीटर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पीएच नॉर्मल है तो ही कंपनसेट कह सकते हैं, तीनों एबनॉर्मल है तो अनकंपनसेट कह सकते हैं, और पीएच एबनॉर्मल के साथ एक वैल्यू एबनॉर्मल है तो हम सॉरी अनकंपनसेट कह सकते हैं। पार्शियल में तीनों, कंपनसेट में पीएच नॉर्मल के साथ दोनों, अनकंपनसेट में पीएच एबनॉर्मल के साथ कोई एक, कोई एक। अब देखिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, मैं आपके सामने एमसीक्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। हम इस क्वेश्चन में खोजे, A nurse review ABG result of the client and noted the following pH 7.45, pH कितना बच्चों, 7.45, PCO2 कितना है, PCO2 कितना है, that is a 30, HCO3 कितना है, HCO3 कितना है, 20। देखिए pH बढ़ने की ओर है, 4-5 किधर है, बढ़ने की ओर है, तो क्या होगा बच्चों, एल्क्लोसिस होगा, क्या होगा, एल्क्लोसिस होगा। PCO2 30 है, कम है, बट HCO3 भी कम है, तो दोस्त के साथ नहीं चले तो मेटाबॉलिक नहीं होगा, मेटाबॉलिक नहीं होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी, क्या होगा, रेस्पिरेटरी। अब आपको जब मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी का डिफरेंशिएट आपने पता लगा लिया, तो पीएच यहां पर नॉर्मल है और दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है। जब पीएच नॉर्मल होगा तो कंपनसेट कहेंगे, पीएच नॉर्मल होगा तो कंपनसेट कहेंगे। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस,
अरे मेरे बच्चों, मेटाबॉलिक तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेशेंट के पीएच बढ़ रहा है, पीसीओ2 कम हो रहा है, तो इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया। दूसरा लिखा रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कंपनसेट, मतलब पीएच का बढ़ना एल्क्लोसिस और कंपनसेट। इधर फिर मेटाबॉलिक, इसको भी हमने बाहर कर दिया। इधर एसिडोसिस लिखा है, एसिडोसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीएच बढ़ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है जो आपका राइट आंसर है, जो आपका राइट आंसर मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक ही ऑप्शन बचा दैट वी कैन कंसीडर राइट आंसर, इसी को तो कहते हैं मेरे बच्चों रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कंपनसेट। समझ में आया? ओके फाइन। एक और एमसीक्यू देखिएगा, अगला एमसीक्यू पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। A client who is found unresponsive has ABG drawn, result indicate pH 7.12। पहले यहां देख लीजिएगा, ये एसिडोसिस हो गया। जब pH कम है तो क्या हुआ? एसिडोसिस। आधा एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाएगा। PCO2 बढ़ा हुआ है, HCO3 नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये मेटाबॉलिक तो होगा नहीं, मेटाबॉलिक तो होगा नहीं। अब PCO2 जो है 90 है, तो ये रेस्पिरेटरी होगा, ये रेस्पिरेटरी होगा। और मेरे बच्चों, जब पीएच एबनॉर्मल है और दोनों में से एक एबनॉर्मल है, वो क्या कहलाएगा? जब पीएच एबनॉर्मल है, दोनों में से एक एबनॉर्मल है, तो क्या कहलाएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल रघुवीर परियार। देखिए, मैंने कहा था जब पीएच एबनॉर्मल है, साथ में एक एबनॉर्मल है, मेटाबॉलिक नहीं होगा, बाहर कर दिया, मेटाबॉलिक नहीं होगा, दोस्त तो अलग ही चल रहा है। दूसरा लिखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, कंपनसेट लगा, पीएच नॉर्मल नहीं है, तो कंपनसेट कहां से होगा बच्चों? कंपनसेट तो तब होता है जब पीएच नॉर्मल होता है। फिर मेटाबॉलिक आया, ये बदमाश को बाहर कर देंगे। अब बचा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और साथ में लिखा अनकंपनसेट, साथ में लिखा अनकंपनसेट, मतलब पेशेंट का पीएच एबनॉर्मल था, साथ में एक वैल्यू एबनॉर्मल थी, और आपका आंसर क्या मिला बच्चों? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी करते हैं, नेक्स्ट कैरी करते हैं बच्चों। एक और एमसीक्यू देखिएगा। विच पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पार्शियली कंपनसेट। इन्होंने क्या कहा है? कंडीशन दे दिया, वैल्यू पूछ लिया, कंडीशन दे दिया, वैल्यू पूछा है। देखिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पहले, मतलब यहां पर पीएच क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तो एसिडोसिस होगा। रेस्पिरेटरी है तो पीसीओ2 क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। साथ में क्या लिखा? कंपनसेट, साथ में क्या लिखा? कंपनसेट, पार्शियली कंपनसेट, मतलब पार्शियली का मतलब HCO3 क्या होना चाहिए? एबनॉर्मल होना चाहिए। अब इन्होंने वैल्यू पूछा है, इन्होंने वैल्यू पूछा। पहले इधर क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। विच पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग, पार्शियल वर्ड आते ही मैंने कहा तीनों वैल्यू एबनॉर्मल, पार्शियल वर्ड आते ही मैंने कहा था तीनों वैल्यू एबनॉर्मल। पार्शियल कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब पीएच कम, रेस्पिरेटरी का मतलब पीसीओ2 ज्यादा, और साथ में HCO3 भी एबनॉर्मल होना चाहिए, HCO3 भी एबनॉर्मल होना चाहिए। अब आपके सामने मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। पहला लिखा मैंने PCO2 30, बिल्कुल PCO2 एबनॉर्मल है, पीएच 7.35 है। HCO3, यहाँ HCO3 तो नॉर्मल दिख रहा है, HCO3 तो नॉर्मल है, पीएच भी तो नॉर्मल है, तो ये तो होगा नहीं। तीनों एबनॉर्मल चाहिए थी, तीनों एबनॉर्मल चाहिए थी, तो ये तो होगा नहीं। बी में लिखा हुआ है PCO2 53, ये एबनॉर्मल है, पीएच 23, ये एबनॉर्मल है, HCO3 28, ये भी एबनॉर्मल है। मतलब PCO2 बढ़ा हुआ है, पीएच कम हो रहा है, और HCO3, ये तीनों एबनॉर्मल है, तो PCO2 बढ़ रहा है, मतलब ये रेस्पिरेटरी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? रेस्पिरेटरी हो गया। देखते हैं, पीएच कम हो रहा है तो क्या हो गया? एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया? एसिडोसिस हो गया। देन HCO3 भी एबनॉर्मल है, तो ये क्या हो गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ये हो गया पार्शियली। ये क्या हो गया? पार्शियली। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई बच्चों? आपने बी आंसर लिखा है, आपका बी आंसर लिखा है। बी आंसर क्या है आपका? करेक्ट है। बी आंसर आपका क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? गलती नहीं होगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लोगे। ऐसे एमसीक्यू आपके सामने मिल रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। डांट खाने के बाद एक बार फिर आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस, फ्रेंडली, बहुत बहुत अच्छा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, A nurse review ABG value a client, the result indicate, इन्होंने क्या लिखा? रिजल्ट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जहां ये शब्द आया ना, वहां तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब आपका दुश्मन आपके ऑपोजिट जा रहा है, मतलब आप कम हो रहे हैं, दुश्मन आगे जा रहा है। एसिडोसिस का मतलब पीएच कम हो रहा है।
then which of the following value would by indicate the acid base imbalance exist? अब आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वैल्यू देखना है। मैंने क्या लिखा है, पीएच 7.48 में हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। पीएच जब यहाँ 48 का मतलब है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब यहाँ तो एल्क्लोसिस होगा। क्या होगा बच्चों, एल्क्लोसिस होगा। तो ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। बी में लिखा हुआ है PCO2 32। अरे मेरे बच्चों PCO2 32 नहीं होगा, एसिडोसिस में पीएच कम होगा तो PCO2 बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा बच्चों पीएच 7.30, मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। देन इधर लिखा HCO3 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। ट्रिकी एमसीक्यू है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन्होंने लिखा है, कौन सा वैल्यू एक्सिस्ट करता है, चारों में से एक सही लिखना है। पीएच बढ़ा हुआ तो एसिडोसिस होगा नहीं, PCO2 बड़ा होना चाहिए, यहाँ कम है, HCO3 का कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। विच वन इज द करेक्ट, कौन सा सही होगा। आपने लिखा सर सी जो है वो सही होगा, सी आपका लगातार सही आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, समझ में आ रहा है। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं बच्चों। द नर्स वुड एंटिसिपेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट इन द एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अस्थमा। ये क्वेश्चन देखिए मजेदार है, क्या लिखा, डियर नर्स एंटिसिपेट कर रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एबीजी एनालिसिस रिजल्ट इन द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अस्थमा। पहली बात तो समझ में आ जानी चाहिए, सीवियर अस्थमा क्या कॉज करता है, ये एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ये एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन करता है मेरे बच्चों। और एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन करता मतलब पेशेंट को क्या होगा, PCO2 बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो यहाँ पर पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, PCO2 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मैं आपके सामने आंसर पुट कर रहा हूं, मैं आपके सामने आंसर पुट कर, पहली रिएक्शन देखिएगा, डिक्रीज PaCO2। अरे मेरे बच्चों एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में तो PaCO2 को बढ़ना चाहिए, वो आपका दुश्मन है, इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया। बी में लिखा हुआ है इंक्रीज PCO2, डिक्रीज PaO2, डिक्रीज पीएच, मतलब आपका PCO2 बढ़ रहा है, साथ में पीएच कम हो रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क में डाल देता हूं। सी में लिखा अगेन इंक्रीज PCO2, साथ में क्या लिखा, इंक्रीज पीएच। दोनों दुश्मन कभी साथ नहीं चल सकते हैं, तो सी बाहर हो गया, सी बाहर हो गया। नेक्स्ट लिखा बच्चों डिक्रीज PCO2, डिक्रीज तो होगा ही नहीं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कौन सा करेक्ट होगा। बी बिल्कुल सही, क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन, बी आपका सही आंसर। जिन्होंने बी लिखा है उनका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज की ये धमाकेदार क्लास लाइव एमसीक्यू बैच से सीधी आपके लिए थी। फिर कोशिश मेरी जारी रहेगी, सुबह 8 बजे क्लास होगी डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्रैश कोर्स, 10:30 बजे क्लास होगी नॉर्सेट क्रैकिंग एमसीक्यू। शाम को फिर मुलाकात कर सकता हूं मैं आपसे 5:15 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और बच्चों सच में यदि आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलना। क्या बहुत डिटेल का टॉपिक है, मैंने बहुत शॉर्ट स्वीट आपको बताया है ताकि आप आंसर निकाल सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि सच में मजा आया ना बच्चों तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर लिखना। कल एक और धमाकेदार क्लास लेके आऊंगा, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।